सो हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि जो भी चीज़ हम सीखें उसको इन अ प्रैक्टिकल वे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जैनेट। तो ये मेरे दो मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात आप करेंगे तो आई हैव अराउंड 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एआई, और जिसमें साथ साथ टीचिंग भी है और साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी है। तो ओवरऑल अभी तक का मेरा यही है। इन फ्यूचर भी यही करने का इरादा है कि कंटिन्यू करना है एआई में, और थोड़ा बहुत लर्न करना है अपनी फिजिक्स की डिग्री के साथ, बिकॉज आई हैव डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, और फिजिक्स से मैंने एआई में ट्रांजिशन किया। सो थोड़ा सा ये है कि अब एआई और फिजिक्स को साथ मिलाया जाए और काम किया जाए। सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन, एंड टुडेज वर्कशॉप इज रिलेटेड टू एलएलएम्स। एलएलएम्स के बारे में किसी को कुछ पता है? व्हाट इज दिस और समथिंग? एनीवन? लार्ज एनीवन? लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, इसका फुल एब्रीविएशन देने के लिए शुक्रिया, बट व्हाट इज दिस? लार्ज लैंग्वेज मॉडल? ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बिल्कुल सही कहा आफाक ने, बिकॉज मॉडल्स जो हैं हमारे पास एलएलएम्स के, वो लार्ज लैंग्वेज है। बेसिकली एलएलएम्स एक मॉडल का नेम है जो कि हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बट ये जो मॉडल्स आते हैं, दीज आर बेसिकली फॉर जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई इज द एआई दैट कैन जनरेट समथिंग। इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी वीडियो। सो या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एआई एंड जनरेटिव एआई। एंड उस जनरेटिव एआई के अंदर जो तरीके हैं काम करने के, दीज आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अभी हमारे पास स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी आ गए हैं, एलआईएम्स भी आ गए हैं, लार्ज इमेज मॉडल्स भी आ गए हैं। सो मल्टीपल मॉडल्स की कैटेगरीज हमारे पास आती जा रही हैं, बट जो मेनली हमारे पास हैं वो एलएलएम्स हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट आर दीज एलएलएम्स। बेसिकली डीप लर्निंग से ये सारी कहानी शुरू होती है एलएलएम्स की। डीप लर्निंग इसका ओरिजिन है। ओरिजिन मैं डीप लर्निंग नहीं कहूंगी, ओरिजिन आपका मशीन लर्निंग भी है, बिकॉज मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग है और डीप लर्निंग से जनरेटिव है। तो मशीन लर्निंग इसका ओरिजिन है। मशीन लर्निंग से हम डीप लर्निंग की तरफ आए थे, और डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास एक टास्क होता था कि चलो ठीक है, मशीन लर्निंग ने हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसको समझने में, उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करने में, उसको एनालाइज करने में काफी हेल्प करती थी। बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस डेटा, टेक्स्ट डेटा, वीडियोस डेटा, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद मशीन लर्निंग। सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, बट इवेंचुअली ऐसा होता गया कि डीप लर्निंग पे जब हम काम कर रहे थे, एग्जाम्पल है टेक्स्ट की, बिकॉज हम ज्यादा टेक्स्ट के ऊपर ही एलएलएम मॉडल को यूज कर रहे होते हैं। तो डीप लर्निंग के ऊपर जब काम हुआ, एनएलपी। एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दिस इज द डोमेन ऑफ एआई जिसके अंदर आप प्रॉपरली आप सिर्फ टेक्स्ट पे काम कर रहे होते हो। टेक्स्ट मतलब कि आपके पास कोई भी इनपुट है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, या इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, लाइक रीडिंग की फॉर्म में है वो चीज ना। सो वो उसके ऊपर जब हमने काम शुरू किया एनएलपी के ऊपर, तो हमारे पास मॉडल्स आते गए, जिसके ऊपर सबसे पहला जो मॉडल था वो आरएनएन का मॉडल था। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मॉडल था। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये होता था कि वो क्या करता था, आपके टेक्स्ट को लेता था, और टेक्स्ट को लेने के बाद उसको रिमेम्बर करने के लिए, उसको याद करने के लिए क्या करता था कि उसके अंदर रिकरेंसी लाता था कि ठीक है, मैं 2 वर्ड पहले पढ़ लेता हूँ, फिर दोबारा से बैक पे जाके 3 वर्ड पढ़ूंगा, फिर दोबारा से बैक पे जाके 4 वर्ड पढ़ूंगा। दैट इज द रिकरेंसी। जब वो चीज हुई तो उससे ये होता गया कि हमारे जो टेक्स्ट थे वो उसके जो सेंटेंसेस बनते थे, टेक्स्ट के अंदर जो सेंटेंसेस होते थे, उन सेंटेंसेस का पैटर्न जो है वो न्यूरल नेटवर्क को समझ में आने लगा। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि एक सेंटेंस पढ़ लिया, दूसरे सेंटेंस पे शिफ्ट हुआ तो फर्स्ट सेंटेंस भूल गए, फिर थर्ड सेंटेंस पे शिफ्ट हुए तो सेकंड सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस हम भूल गए। तो देयर वाज अ इशू विद द मेमोरी ऑल्सो। उस मेमोरी के इशू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एलएसटीएम का मॉडल आया, दैट इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। उससे क्या हुआ कि जो हमारे पास तकरीबन कोई वो 5 to 10 लाइंस को आराम से वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाता था, और उसको इस तरीके से कर पाता था कि ठीक है, जो भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनको हम
अच्छे तरीके से कवर कर लेता। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आई, दैट वाज द ट्रांसफार्मर, जिसके इनकोडर डिकोडर भी हमारे पास आया उसके बाद एलएसटीएम के बाद, जिसने ये किया कि ठीक है, फाइव फाइव पेजेस, सॉरी 5 सेंटेंसेस को तो वो अच्छे से रीड कर रहा था, बट व्हाट अबाउट 150 सेंटेंसेस और मोर देन दैट। उसके अंदर फिर हमारे पास इनकोडर डिकोडर का कॉन्सेप्ट आया। इनकोडर डिकोडर का जब कॉन्सेप्ट आया तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो पा रही थी कि इनकोडर और डिकोडर जो है बेसिकली ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 5 सेंटेंसेस को तो कवर कर लेता था, उसके बाद 150 सेंटेंसेस को कवर करता था, फिर 150 सेंटेंसेस से ऊपर की तरफ हम ज्यादा ज्यादा मूव करने लग गए तो वहां पे भी वो जो है थोड़ा सा लैग करना शुरू हो गया। जब वो लैकिंग आई तो वहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर RNN LSTM इनकोडर डिकोडर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक मॉडल बनाता है, जिसके थ्रू ये होता है कि आपकी जितनी भी, आपके जितना बड़ा भी टेक्स्ट हो वो उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट हो कभी भूलता नहीं है। तो वहां पे जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आया, वेट अ मिनट, लेट मी फिनिश माय थिंग देन यू कैन आस्क, राइट। सो जब ये ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर के ऊपर इतनी ज्यादा कोई काम होने लग गया, इतना ज्यादा काम हुआ कि ट्रांसफार्मर एट द एंड इस तरीके से बिहेव करने लगा कि वो खुद से जनरेट करना शुरू हो गया। उसको जो एक पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट है वो इतना अच्छा समझ में आने लग गया कि वो एक जनरेशन की तरफ मूव कर गया। जब वो जनरेशन की तरफ मूव करा तो वहां पे फिर हमारे पास एक तरीके से जनरेटिव एआई का जो है वो ओरिजिन आया। अच्छा, इसके बीच में एक चीज ये भी है कि इनकोडर डिकोडर के साथ अटेंशन मॉडल भी था, बिकॉज अटेंशन मॉडल वो चीज थी, वो एक इनकोडर डिकोडर के बाद आया था, बिकॉज अटेंशन इट वाज द थिंग जो कॉन्टेक्स्ट को भूलने नहीं देता था। कॉन्टेक्स्ट को भूलने का मतलब है कि जब आप कोई भी चीज लिखते हो, आप एक रिव्यू भी अगर लिखते हो, वो रिव्यू किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है, या तो वो गुड होगा या तो वो बैड होगा। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट की बात थी वो उस अटेंशन मॉडल ने बहुत अच्छे से कवर की थी। तो उन सब चीजों को मिला के फिर ट्रांसफॉर्मर बने और ट्रांसफॉर्मर से जनरेटिव एआई की तरफ हम मूव करें। तो जितने भी आप आज LLMs देख रहे हो, चैट जीपीटी का देख लो, जीपीटी मॉडल देख लो, आप जेमिनाई मॉडल देख लो, आप मेटा के मॉडल देख लो, आप डीप सीक ले देख लो, आप इवन आप कोई भी मॉडल उठा के देख लो, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर्स का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपके कॉन्टेक्स्ट को वो भूले नहीं और उस कॉन्टेक्स्ट से आपको जनरेट करके दे। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि मैं बोल दूं तो आप फिर अपने सवाल पूछ लें, अगर किसी को कोई सवाल है तो। किसी को कोई सवाल नहीं है, मतलब चीज क्लियर हो गई है, सही है। बर्ड हेलो। इटसेल्फ बर्ड इटसेल्फ अ मॉडल है। यस। बर्ड का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट, बर्ड का जो मॉडल है वो बेसिकली डीप लर्निंग में भी है बर्ड। हम डीप लर्निंग में भी बर्ड को यूज कर रहे होते हैं, तो दैट इज अ मॉडल बेसिकली। या कोई कुछ कह रहा था। हेलो, किसी को कोई सवाल था। हाँ मैम, ये बताएं कि ये कितने अरसे का कोर्स होगा अगर ये हम आज से शुरू करें जनरेटिव एआई को। बेसिकली इट्स नॉट अ कोर्स, ठीक है, ये कोर्स नहीं है, ये वर्कशॉप है। और हम लोग वर्कशॉप ही रखेंगे इस तरीके से, बिकॉज वर्कशॉप से होता है कि प्रैक्टिकल आपका काम हो जाएगा एंड यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर और पोर्टफोलियो बनाने में आपका हेल्प हो जाएगा। नहीं, बाकी ये या तो वर्कशॉप है, और जो प्लेटफॉर्म है अगर उधर से शुरू करें तो। ओके, तो उसके लिए अगर आप जैसे, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो एआई में, बिल्कुल बिगनर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एआई, सो यू नीड टू फर्स्ट लर्न मशीन लर्निंग एंड देन डीप लर्निंग ऑल्सो। बल्कि मशीन लर्निंग ना लर्न करें, डीप लर्निंग लर्न कर लें, और डीप लर्निंग से आप जनरेटिव एआई की तरफ मूव कर सकते हो आराम से। सो या मैम मेरा एक क्वेश्चन है। या अच्छा, ये जो एल एल एम है, हम्म ये टेक्स्ट से टेक्स्ट ही जनरेट करते हैं या टेक्स्ट से फिर इमेज भी जनरेट करते हैं? अगर ये करते हैं तो फिर ये क्या कहलाएंगे? देखो, टेक्स्ट से बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही सवाल है, नॉट जवाब है, सॉरी पता है। बेसिकली एलएलएम्स जो हैं आपके टेक्स्ट से इमेज भी जनरेट करते हैं, आपसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट भी जनरेट करते हैं, और यू कैन से कि इमेज टू टेक्स्ट भी हो सकता है, और वीडियो टू टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो टू टेक्स्ट भी हो सकता है,
टेक्स्ट टू ऑडियो भी हो सकता है, ठीक है, ये मल्टीपल है। बट इनके पीछे जो हम मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एलएलएम्स मॉडल, ही कहते हैं हम उनको करंटली, ठीक है। बट इवेंचुअली जैसे जैसे फील्ड आगे होती जा रही है, तो हम अब सुनने में आता है एलआईएम के बारे में। एलआईएम आर द मॉडल्स ऑफ लार्ज इमेज मॉडल्स, तो उसके बारे में सुनने को आता है। लार्ज अडेप्टिव मॉडल्स हैं एलएएम के नाम से, वो हम लोग काफी सुन रहे हैं। तो जिस तरीके से ये फील्ड इवॉल्व होती जाएगी, आपके पास कैटेगरीज बनती चली जाएंगी, बट करंटली इसको हम सम अप करके एलएलएम्स में ही कहते हैं, ठीक है। हाँ। मुस्तजा, आप राइट, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर मैम। लेकिन एक हम्म। क्वेश्चन और इसमें से आता है कि हम्म। यस मुस्तजा। जब हम कोई भी, एक तो हम एलएलएम को देते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, इसको एक हम देते हैं, टेक्स्ट भी देते हैं, और फिर हम किसी टाइम पे इसको इमेज दे देते हैं, तो हम्म। वो उसको परफॉर्म करता है, यानी कि हम्म। उसको वो अपने, हमें उसकी एक एज ए प्रॉम्प्ट हम उसको इमेज देते हैं। हम्म। तो फिर हम्म। भी हम इसको एलएलएम ही कहते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हम्म। तो ये तो फिर बेसिकली टेक्स्ट से टेक्स्ट, इमेज से टेक्स्ट चला गया ना। इमेज से टेक्स्ट में यही तो बात है कि आपके जो मॉडल्स है, मैंने अभी यही कहा कि वो करंटली एलएलएम्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। देखें, मैं ये आपको बता दूं कि हर मॉडल हर चीज के लिए नहीं है। अभी आप चैट जीपीटी पे अगर आप जाओ और उसको आप इमेज दो, तो वो इमेज को रीड करने में बहुत अच्छा है। बट आप उससे ये कहो कि इमेज को क्रिएट करके दो, तो वो इमेज क्रिएशन में आपको थोड़ा सा तंग करता है। और इमेज क्रिएशन जो आप कर सकते हो वो 4.0 पे कर सकते हो, ना कि आप जाके चैट जीपीटी 3.5 पे करो। जीपीटी 3.5 आपको इमेज के लिए मना कर देगा, राइट। जब 4 ओ आप यूज करोगे, या 1 ओ, इनका जो लेटेस्ट आया हुआ, आप जब वो यूज करोगे, तो दे आर अलाउड कि आप, ठीक है, इमेज डालो या आप इमेज क्रिएट करवा लो। सो ये चीज है कि भाई आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से आप किस तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करना चाह रहे हो। अच्छा देखो, कभी भी अगर इमेज आप क्रिएट करवाना चाहते हो, तो आई वुड, हर हम लोगों की प्रैक्टिस भी होती है कि भाई हम वही मॉडल्स यूज करें जो कि इमेजेस पे बेहतरीन मॉडल्स है। क्योंकि जीपीटी मॉडल इज गुड फॉर द टेक्स्ट, बट इट इज नॉट गुड फॉर द इमेजेस। बट डेल ई मॉडल इज गुड फॉर द इमेजेस, नॉट फॉर द टेक्स्ट, राइट। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आता है कि आपको देखना पड़ता है। राइट मैम, थैंक यू। या फारूक, यू कैन कवर लर्निंग एलएलएम्स, बट लर्निंग एलएलएम्स जो है, आप उसका काम करना सीख सकते हो, बट उसकी थ्योरी नहीं सीख सकते until unless you don't know about the deep learning, ठीक है। You can think like LLMs, you can work on it. Okay, let me share my screen. अच्छा, ये मैं बता दूं, इसके अंदर प्रैक्टिकल है सब कुछ, तो ये कोडिंग पे ज्यादातर होगा। सो इफ यू हैव एनी इशू विद द कोड, यू कैन आस्क मी, बट इट्स द कोड इन पाइथन। तो आपको मैंने प्रीक्विज पहले ही बता दिया कि यू शुड नो अबाउट द पाइथन, ओके। मेरी स्क्रीन आ रही है? यस मैम। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम काम करेंगे कोलैब के ऊपर, एंड देन हम मूव करेंगे हमारे एक्चुअल जो भी हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा, विद फ्रंट एंड विद बैक एंड, वो सारी चीज को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो कोलैब के ऊपर तो काम किया ही होगा आप सबने, सही है। चलो, मैं एक चीज मैं आपको बता दूं। स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देखो, हम लोग लैंगचेन के बारे में बात कर रहे थे। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं। हम्म, हम लैंगस्टन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। एलएलएम्स के बारे में तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ठीक है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। बट ये लैंगचेन का वर्ड भी हम बात काफी सुनते हैं, एलएलएम्स की बात जब करते हैं, जनरेटिव एआई की बात करते हैं। तो एलएलएम्स इज जस्ट, सॉरी, लैंगचेन इज जस्ट अ लाइब्रेरी, नॉट जस्ट अ लाइब्रेरी, इट्स अ होल लाइब्रेरी, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप जनरेटिव एआई से रिलेटेड कोई भी काम अगर करवाना चाहते हो, तो यू कैन डू बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी, ठीक है। लैंगचेन बेसिकली लाइब्रेरी है जो आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेशंस प्रोवाइड करती है, आपको वेज बताती है कि आप किस तरीके से अपने डेटा को और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करी हूँ आपके सामने, तो कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब चैट जीपीटी यूज करते हो, तो आप
कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो और वहां से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको आती हैं, रिस्पॉन्स आपको मिलता है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कोड, राइट? हम लोगों को प्रोवाइड करनी है वो सारी चीजें जो आप चैट जीपीटी पे जाके यूजर इंटरफेस पे जाके कर रहे होते हो। बट देयर इज समथिंग बैकअप प्रोग्रामिंग, जो वो कोड, वो जो चीज आप लिख रहे हो उसको ले रहा है और उसको प्रोवाइड कर रहा है एलएलएम्स को, फिर एलएलएम्स रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स आपके सामने आ रहा है। तो देयर इज अ होल लूप बिहाइंड दैट, राइट? सो उस लूप को जो कवर करता है वो लैंगचेन कवर करता है। सही। लैंगचेन के अंदर मैंने बहुत आसान सी एक एग्जांपल आपको दे दी कि इनपुट और आउटपुट हमें बताता है कि आप किस तरीके से इनपुट को हैंडल कर सकते हो, आउटपुट को हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा वो एजेंट्स पे काम करना सिखाता है, इसके अलावा वो चेन्स पे काम करना सिखाता है, इसके अलावा आपको वो प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट लोडर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। मल्टीपल किस्म के आप डॉक्यूमेंट लोड्स कर सकते हो। लोड का मतलब ये कि जैसे आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आप पीडीएफ लोड करते हो, आप सीएसवी लोड कर सकते हो, आप इमेज लोड कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन लोड ऑन द चैट जीपीटी। सिमिलरली लैंगचेन भी आपको प्रोवाइड करता है कि ठीक है, अगर आप अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आप कुछ लोड करवाना चाह रहे हो और उसको रीड करवाना चाह रहे हो, सो वो लैंगचेन प्रोवाइड कर देता है। एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट एक है, वो प्रोवाइड कर देता है। आराम से कुछ भी नहीं करना, बस कोड लेना है और गो, यू आर गुड टू गो विद द कोड, राइट? तो वो ये सारी चीजें जो बेसिकली हम लोगों को बहुत बड़े बड़े इसके लिए कह लो कि कोड लिखने पड़ते थे, वो लैंगचेन खुद प्रोवाइड कर रहा है। और लैंगचेन कह रहा है भाई मेरी लाइब्रेरी यूज करो और अपने काम को आसान करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो ये लैंगचेन की लाइब्रेरी है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि लैंगचेन की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा डेप्रिकेट होती है। लैंगचेन का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत ज्यादा डेप्रिकेशन की तरफ जाता है। उसका रीजन ये है कि यू नो दैट जनरेटिव एआई इज एन इवॉल्विंग फील्ड, राइट? अब जब एक इवॉल्विंग फील्ड है तो उसके अंदर रोज कुछ नया आएगा, रोज कुछ नया आएगा। तो वो जो नई चीजें आती है तो उनको क्या करना पड़ता है कि प्रीवियस चीजों को इस तरीके से करना पड़ता है कि डिस्कार्ड करना पड़ता है। अच्छा, ये जो डिस्कार्ड होने वाली चीजें हैं ये सिर्फ जनरेटिव एआई और लैंगचेन के अंदर, सॉरी, जनरेटिव एआई की जितनी लाइब्रेरीज है उनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल येट। बिकॉज के आपके पास जनरेटिव एआई इवॉल्विंग है, उसके अंदर हर रोज कुछ नया, और दे कैन नॉट बी लाइक कि ठीक है जो पुराना है उसी पे लेके चलो, ऐसा नहीं है। काफी लाइब्रेरीज अगर आप यूज कर चुके हो पहले, तो वो क्या करते हैं कि प्रीवियस चीज को लेते ही थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और अपनी चीज कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दी। पहली वाली चीज डेप्रिकेट भी नहीं की और आगे वाली चीज को मॉडिफाई भी कर दिया, ये चीज हो जाती थी। बट जहाँ पे लैंगचेन के अंदर डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए अगर कभी इस तरीके से हो कि आज आप कोड कर रहे हो और कल वो कोड आपका नहीं चल रहा, तो थिंक अबाउट दैट कि हो सकता है कि लैंगचेन ने अपनी लाइब्रेरी को अपडेट किया हो और उस अपडेट में वो जो चीज आप यूज कर रहे हो वो डेप्रिकेट हो गई हो। यहाँ पे एक चीज डेप्रिकेटेड है, वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो लैंगचेन हमने ले लिया। अच्छा, इसके अलावा एज यू ऑल नो गाइस कि हम लोगों को एलएलएम्स की भी नीड पड़ेगी, बिकॉज लैंगचेन तो हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इनपुट ले लो, उसको एलएलएम को दे दो और एलएलएम रिस्पॉन्स देगा, वो दिखा दो यूजर को। बट वो जो एलएलएम है वो हमें डिफाइन करना है। एलएलएम कैन बी जीपीटी मॉडल, कैन बी गूगल मॉडल, कैन बी मेटा मॉडल, कैन बी डीप सीक मॉडल, एनी काइंड ऑफ मॉडल दैट यू थिंक कि हगिंग फेस से आप उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वो एक एलएलएम है आपका। सी, हम यहाँ पे लैंगचेन गूगल जेन एआई यूज करेंगे। गूगल जेन एआई इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि गूगल जेन एआई आपको $300 के क्रेडिट फ्री देता है, वहाँ के आप एपीआई की आराम से जनरेट कर सकते हो। सो अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो जिसपे आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो एलएलएम्स यूज करने हैं बट मैं पेड नहीं करना चाहता, सो आप गूगल जेन एआई कर सकते हो। गूगल जेन एआई की को लेने के लिए आपको जाना पड़ता है गूगल एआई स्टूडियो पे। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो पे आप जाओगे और यहाँ से आपको अपनी आपकी गेट एआई मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सॉरी, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा ऑब्वियसली। एंड देन आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको गेट एपीआई की यहाँ से रिसीव हो जाएगी। क्रिएट करो एपीआई की को। मैं क्रिएट नहीं करूंगी, मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूंगी तो आप क्रिएट कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ से आप अपनी एपीआई की को क्रिएट कर सकते हो। देखो इसने बना दी एपीआई की, कॉपी करो एंड सेव इट टू योरसेल्फ। अब सेव का करना है ये भी देख लो। अगर कोलैब पे काम कर रहे हो तो कोलैब के अंदर यहाँ पे एक इस तरीके से मैम सीक्रेट्स ये बना हुआ फ्री, आता है। ये वाली फ्री होगी या इसकी भी कोई हमें पेमेंट बाद में करनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, ये फ्री है। $300 आपको फ्री मिलता है, सो यू कैन गो फॉर इट। ओके ओके। ओके, इसको कैसे यूज करोगे, यहाँ पर आओ सीक्रेट्स पे। सीक्रेट्स पे आके यहाँ पे ऐड न्यू सीक्रेट करो और अपनी वैल्यू डाल दो। जो की कॉपी की है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो और उसका नेम डिफाइन कर दो गूगल एपीआई की के नाम से। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सही है, इतना क्लियर हो गया सबको?
इतना क्लियर है कि कैसे यस एपीआई मैम। की जनरेट करनी है, उसको सेव की करना है? वाला जरा की जनरेशन का जरा दोबारा बताइए प्लीज। की जनरेशन के लिए आप गूगल एआई स्टूडियो पे जाओ, यहाँ पे गेट एपीआई की है, इसको क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट एपीआई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, क्रिएट एपीआई कर दोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है आपके सामने, फ्री ऑफ चार्ज है, ओके और मैम। यहाँ से आप एपीआई की ले सकते हो अपनी। ठीक है, मैम तो चलो। रन टाइम जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये की फिर वापस हमें उसमें सेव करनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, एक दफा अगर आपने सेव कर दिया तो फिर ये रहती है, की सीक्रेट की रहती है। मैम मैं पूछ रही थी कि ये जो आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बता रही थी, वो आप दोबारा बता सकती हैं कि हम लोग लाइक कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ भी, तो लाइक हमें क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करना जरूरी होता है उसमें? जैसे कि लैंगचैन तो एक लाइब्रेरी है जो हम यूज कर रहे होंगे, बट अलॉन्ग साइड उसके हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी हमेशा यूज करने होते हैं। करने होता है, हमेशा नहीं करने होते। हाँ, मतलब एलएलएम मॉडल आपको यूज करना ही है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको जनरेट करवाओ, तो जनरेट करने के लिए मॉडल तो चाहिए ना। ठीक है, अगर मशीन लर्निंग आप तो मतलब जिसने भी ये सवाल किया वैसे कह रहे कि मशीन लर्निंग की एनालिसिस तो कर दी, बट मैं मॉडल नहीं यूज करना चाह रही मशीन लर्निंग का। बट फिर वो तो मशीन लर्निंग का टास्क ही नहीं रहा, यू हैव टू यूज द मॉडल, सो यू हैव टू यूज इट। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ताकि सबको काम करने आ जाए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास रिज्यूमे आएगी और उस रिज्यूमे की हमें इवैल्यूएशन करनी होगी, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और ये बहुत ज्यादा होता है कि भाई हमारे पास रिज्यूमे है और हमें नहीं पता कि ये हमारी जो जॉब है, जो भी जिस जॉब पे भी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो उससे लिंक कर, उससे कंपैटिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है? प्रॉब्लम यस मैम, स्टेटमेंट सबको क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। जी मैम। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली इट्स नॉट फॉर द यूजर, मतलब आप और मेरे जैसे के लिए नहीं है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एचआर प्रोफेशनल्स के लिए। सही है, सो कीप इन दैट माइंड कि आपकी जो जो भी हम काम करेंगे वो एचआर प्रोफेशनल्स के लिए होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम उनको स्कोरिंग बताएंगे कि ये वाला जो कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है, इट इज सुइटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नो। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने आपने सुना होगा एटीएस सिस्टम, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ठीक है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है। सही है? तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता चल गई और हमें पता है कि हम इसको लैंगचेन के थ्रू आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें सबसे पहले इंस्टॉल करनी है लैंगचेन, और लैंगचेन गूगल जेनी, बिकॉज वी आर लाइक कि ओके हम लोगों को जेमिनाई यूज करना है तो गूगल जेनी करेंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे ओपन एआई यूज करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा लैंगचेन ओपन एआई। अगर आप कहते हो नहीं मुझे क्लाउड का सर्वर यूज करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा लैंगचेन एंथ्रोपी। और अगर इसके अलावा मल्टीपल अगर आप मॉडल्स यूज करना चाह रहे हो, तो उस तरीके से आपको लैंगचेन पे सर्च करके वही लिखना होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लैंगचेन से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हम इंपोर्ट करेंगे, जिनमें से एक चीज है एलएलएम चेन, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और ये हमारे चैट गूगल जनरेटिव एआई, जो कि इस वाली चीज का तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है ये तो एलएलएम को कॉल करवाने के लिए हमने इसको कॉल किया। बात कर लेते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली ये होता है कि आपके पास अब इसी सिनेरियो को लेते हैं। इसी सिनेरियो में क्या है कि हमें पता है कि यूजर की तरफ से इनपुट आएगा। ठीक है, उस इनपुट पे हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन भी इटसेल्फ इनपुट होगी। सही, जब यूजर की तरफ से इनपुट आएगा तो वो इनपुट मुझे किसको भेजना है, एलएलएम को भेजना है ना, तभी एलएलएम उसको प्रोसेस कर पाएगा। सही है, तो उसको मुझे भेजने के लिए जैसे आप चैट जीपीटी पे कुछ भी लिखते हो, तो आप अपना क्वेरी लिखते हो और उस क्वेरी को सेंड करते हो। सेंड करने के बाद वो क्वेरी कहाँ जाती है, आपके चैट जीपीटी के मॉडल पे जाती है, राइट? सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पर भी, कि आप यहाँ पे यूजर की पीडीएफ प्रोवाइड करोगे या यूजर की रेज्यूमे प्रोवाइड करोगे। उस रेज्यूमे का हम भेजेंगे एलएलएम के अंदर, बट वो जो रेज्यूमे हम भेजेंगे एलएलएम के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भेजेंगे, राइट? तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमें अलाउ करता है कि हम इस तरीके से अपना एक टेम्पलेट खुद से बता दें कि भाई एक एलएलएम को कौन सी चीज परफॉर्म करनी है। जैसे हमने बता दिया यू आर एन एचआर असिस्टेंट, इवैल्यूएट द रिज्यूमे बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमने हमारा टेम्पलेट या प्रॉम्प्ट बता दिया। सही, इसके बाद अब क्या चीज है, अब अगेन वही प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि हमें हमारी जो रिज्यूमे का टेक्स्ट है वो भी फॉरवर्ड करना है। जब इस तरीके का कोई इनपुट होता है जो हमें यूजर की तरफ से आएगा और वो हमें प्रॉम्प्ट में सेंड करना है, तो वहां पे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करते हैं। ठीक है, काइंडली म्यूट योर सेल्फ का भाई। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम
प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमें वहां पे यूज होता है जहां पे हमें पता है कि यूजर की तरफ से इनपुट आएगा और उस इनपुट को हम अपने टेम्पलेट में डालेंगे, अपने प्रॉम्प्ट में डालेंगे, और वो प्रॉम्प्ट फिर हम फॉरवर्ड करेंगे एलएलएम को। अगर किसी को प्रॉब्लम है प्रॉम्प्ट के अंदर, तो प्रॉम्प्ट इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द एलएलएम। ठीक है, कोई भी चीज जो आप उससे कह रहे हो कि भाई ये चीज मुझे बता दो, या ये चीज मुझे कर दो, या ये मेरे लिए हेल्प बना दो, या ये मेरे लिए कर दो, तो वो सारी चीजें आपका एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखते हो उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और ये आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, जीपीटी पे जाके आप रोज लिख रहे होते हैं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो दिस इज ऑल प्रॉम्प्ट। सो या तो हमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से ये क्लियर हो गया कि ठीक है, हमारे पास इनपुट आएगा, वो इनपुट लिया जाएगा, और उस इनपुट को प्रॉम्प्ट में ऐड करके वो प्रॉम्प्ट हमारा एलएलएम के पास जाएगा। इतना प्रोसीजर तो हमें क्लियर हो गया। देन हमारे पास आती है एलएलएम चेन की बारी। अब ये जो मैंने आपसे एक प्रोसीजर डिस्कस किया कि हमारे पास इनपुट आएगा, इनपुट प्रॉम्प्ट में जाएगा, प्रॉम्प्ट एलएलएम में जाएगा, ये जो मैंने एक प्रोसेस डिस्कस किया है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम एलएलएम चेन्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब चेन्स को हम ये बताते हैं कि पहले इनपुट लोगे, उस इनपुट को प्रॉम्प्ट में डालोगे, और उस प्रॉम्प्ट को एलएलएम पे फॉरवर्ड कर दोगे। तो ये जो एक सीक्वेंस बन रही है, दिस इज एक्चुअली डन बाय द चेन्स। और चेन्स जो है वो आपके लैंगचेन के अंदर या आपके कह लो जनरेटिव एआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट है बाकायदा कि आप किस तरीके से अपने चेन्स को क्रिएट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आंसर्स की चेन होती हैं, कुछ रिट्रीव की चेन्स होती हैं, मतलब डेटा रिट्रीव करवाने की चेन्स होती हैं। कुछ चेन्स ऐसी होती हैं जो कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करवाने की होती हैं। कुछ चेन्स एसक्यूएल की चेन्स होती हैं। मतलब मल्टीपल चेन्स मौजूद हैं जिनके अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज हैं। बट फंक्शनैलिटी जो बेसिक फंक्शनैलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो वो ये है कि वो सीक्वेंस एक क्रिएट करेगा कि क्या चीज करनी है पहले, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो वो जो एक सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए हम चेन्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तीन कमांड्स क्लियर है? जी मैम। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स यस मैम। दिस। अच्छा, ये जो कमांड है ना, ये जो इम्पोर्ट है, ये बेसिकली यहाँ से सीक्रेट से है। क्योंकि सीक्रेट देखो, हमने यहाँ पे जब गूगल एपीआई की लिखी तो उसने खुद बता दिया कि आप किस तरीके से इस की को यूज कर सकते हो। तो हमने वही चीज की, हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया यूजर डेटा को, और एलएलएम के अंदर हम पास कर देंगे जो भी हमारी की होगी। सही है। अच्छा, ये चीज मैं ऑलरेडी डिफाइन कर सकती हूँ, कर चुकी हूँ कि भाई टेम्पलेट आएगा, उस टेम्पलेट के अंदर हम इनपुट वेरिएबल्स पास करेंगे, और इन इनपुट्स वेरिएबल को हम टेम्पलेट में डिफाइन कर देंगे। ये चीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये देख लो आप कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ है प्रॉम्प्ट के अंदर कि प्रोवाइड अ स्कोर फ्रॉम 1 to 10 एंड गिव अ शॉर्ट रीजन फॉर द स्कोर। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट वोंट बी लाइक कि भाई ये पूरी जॉब है, ये पूरी इसमें नहीं। रिजल्ट क्या होगा? स्कोर होगा, और आपके पास शॉर्ट रीजन होगा कि भाई ये स्कोर क्यों आया। सही है, सो हमने इसका एक तरीके से रीजन भी डिफाइन कर दिया है। क्लियर है? अगर किसी को नहीं है तो मुझसे पूछ ले। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था चैट गूगल जनरेटिव एआई। तो ये हमारा एक एलएलएम होगा। हमने यहाँ पे एक एलएलएम का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर हमने इसको कॉल करवा दिया। ये जब हम कॉल करवा रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये चीज प्रोवाइड करनी है, मॉडल की चीज, कि भाई कौन सा मॉडल जनरेटिव एआई का आप यूज करना चाह रहे हो। यू कैन यूज एनी मॉडल, जेमिनी, फ्लैश, जेमिनी 1.2, जो मॉडल यूज करना चाहो यू कैन यूज दैट मॉडल। इसके बाद वर्बोस इक्वल्स टू ट्रू। वर्बोस इक्वल्स टू बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड सेंटेंसेस होने चाहिए और क्लियर सेंटेंसेस होने चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं। टेम्परेचर 0.0 रखा है। टेम्परेचर आप मेनली देखोगे कि जब भी आप एलएलएम को यूज करते हो तो एक टेम्परेचर का पैरामीटर जरूर पास करते हो। टेम्परेचर बेसिकली रैंडमनेस को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, व्हाट इज रैंडमनेस? दैट्स द क्वेश्चन। देखो, अब मैंने आपको बोला है, मैं आपको टास्क दे रही हूँ कि भाई आपने रिज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के ही अपना आंसर डिफाइन करना है। सही है। और एक मैं टास्क दे रही हूँ कि भाई मुझे इस जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये रिज्यूमे है, इसके हवाले से थोड़ी बहुत चीजें डिफाइन कर दो। सही है। आपको क्या लगता है इन दोनों सिनेरियोज में से किस सिनेरियो के अंदर मेरे जो आंसर्स होंगे वो प्रॉपर डिफाइंड होंगे, मेरे एक्चुअल टास्क से रिलेटेड होने चाहिए? एक वो वाला टास्क है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि भाई रिज्यूमे और जॉब को देख के मुझे आंसर दो, और एक वो टास्क है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि भाई ये रिज्यूमे है और इस रिज्यूमे को देख के मुझे बता दो कि जॉब से लिंक करती है नहीं करती है।
फर्स्ट सिनेरियो, एग्जैक्टली फर्स्ट सिनेरियो के अंदर आई हमारे थिंक पास पहले वाले। फर्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि हम रैंडमनेस नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमें प्रॉपर आंसर चाहिए। प्रॉपर आंसर क्यों चाहिए? क्योंकि अब हम चाहते हैं कि भाई जो भी आंसर है उसके अंदर कोई भी आलतू फालतू चीजें नहीं हो, बस वही चीज हो जो कि हम लोगों को एग्जैक्टली चाहिए। जब कोई चीज हमें एग्जैक्टली चाहिए होती है तो वहां पे हम टेम्परेचर को 0.0 कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो एलएलएम खुद इटसेल्फ अपने आप को ये बता देता है कि भाई मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि मुझसे पूछी गई है, दैट्स इट। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें इस तरीके की रैंडमनेस को चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें एस से राइट करवाना है अपने एलएलएम से, तो वहां पे क्या होगा कि हम हमें पता है कि अच्छा एस से राइट करने के लिए इसको अपने वर्ड्स को थोड़ा सा थोड़े से एडिशनल वर्ड ऐड करने होंगे, कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी होंगी, तो वहां पे रैंडमनेस हमें चाहिए होगी। तो वहां पे हम टेम्परेचर को 0.5 रखना है। तो टेम्परेचर रखने का मतलब है कि आप अपने एलएलएम को बता रहे हो कि जो बोला है बस वही करो। और टेम्परेचर अगर 0.5 या 1 रख रहे हो तो मतलब है कि उसको आप अलाउ कर रहे हो कि भाई कुछ भी कर लो, बस मुझे आंसर दे दो। सही है। इसके बाद गूगल एपीआई की हमने प्रोवाइड कर दी, वही यूजर डेटा डॉट गेट करके, और गूगल एपीआई की हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक। इसके बाद एलएलएम चेन हमने बनाया। एलएलएम चेन में ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी थी कि एक आपके चेन का सीक्वेंस बनाना। तो हमने पहले एलएलएम डिफाइन किया और उस एलएलएम में हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, ये हमने डिफाइन कर दिया। सही है। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट ये है जो कि एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, वो हमने चेन यहाँ पे बना दी। सही। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी। अच्छा, ये मैंने अभी सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिया ताकि चीजें क्लियर हो सके, फिर हम पीडीएफ फॉर्मेट को भी देखेंगे कि कैसे एक फाइल आती है तो उस फाइल को कैसे हम कर सकते हैं। पहले मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दी इन अ स्ट्रिंग, फिर मैंने रेज्यूमे डिफाइन कर दी इन अ स्ट्रिंग। और इन दोनों चीजों को मैं पास कर रही हूँ किसके अंदर? एलएलएम चेन के अंदर। अच्छा, अब बारी आती है इन्वोक की। एलएलएम चेन क्लियर है सबको? बस इतना बता दे ताकि इन्वोक जब बताऊं तो आपको मसला ना हो। जी मैम। ठीक है। अब देखो एलएलएम चेन के यस अंदर मैम। क्या हो रहा है कि एलएलएम चेन आपके एलएलएम और प्रॉम्प्ट को मिला के एक कह लो कि मैप बना रहा है कि पहले एलएलएम है फिर उस एलएलएम को प्रॉम्प्ट चाहिए। वो एक मैप या सीक्वेंस बना रहा है, लेकिन वो सीक्वेंस वर्क कब करेगी? उसको एग्जीक्यूट कब करेंगे? जब हम उसको इन्वोक करवाएंगे। इन्वोक का मतलब है कि ठीक है आपने चेन बना ली, उस चेन को अब आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है दैट इज बेसिकली इन्वोक। अच्छा, अब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एग्जीक्यूट में वो सबसे पहले सवाल करेगा कि भाई मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूमे तो दे दो, क्योंकि वो मेरे इनपुट वेरिएबल्स है। तो उसको पास करने के लिए, क्योंकि हम दो वेरिएबल्स पास करें तो हम डिक्शनरी के अंदर उसको पास करेंगे। चाहे दो करो, चाहे तीन करो, चाहे एक करो, आपको डिक्शनरी में ही पास करना होता है। तो आप क्या करोगे? आप की पास करोगे, की के बाद वो वैल्यू पास कर दोगे जो आपके इनपुट की वैल्यू है। ठीक है। एंड देन रेज्यूमे और रेज्यूमे की वैल्यू। सही। तो मतलब आपकी जो चेन बनी हुई है उस चेन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इन्वोक का फंक्शन है। और उस चेन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इन्वोक तो हमने कर दिया, बट इन्वोक के बाद उसको इनपुट वेरिएबल्स चाहिए, तो वो इनपुट वेरिएबल्स हम यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा, मैंने इस इन्वोक के फंक्शन को जब कॉल किया तो मैंने उसके रिजल्ट, उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको सेव सेव करवा दिया रिजल्ट में। अब आप रिजल्ट अगर चेक करो तो रिजल्ट कुछ इस टाइप का है। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई, पहले वो हमें इनपुट बताएगा, रेज्यूमे आ गई मेरे पास, और फिर ये देखो टेक्स्ट आ रहा है। तो टेक्स्ट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 8.088 डिवाइडेड बाय 10, मतलब वो स्कोर दे रहा है सबसे पहले। और फिर उस स्कोर के बाद हमें एक रीजन दे रहा है कि क्यों उसने वो स्कोर दिया है इस रिज्यूमे के लिए। सही। तो जो हमारा टास्क था वो तो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। सही। तो ये क्लियर हुआ सबको कि किस तरीके से हमने अपना टास्क फुलफिल कर दिया? अच्छा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कोलैब ताकि आप सब अपने पास उसको देख सकें। यस मैम। चलो मैं इसको गिटहब पे डाल रही हूँ तो आप लोग सब इसको देख लीजिएगा। मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा बिकॉज मेरा जो गिटहब है वो दूसरी जगह पर है, तो मैं डायरेक्टली चलो करके देख लेती हूँ।
काम करती हूँ, मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉरी। या मैं इसका लिंक शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ, तो आप सब अपने पास देख लो। ठीक है, वो ज्यादा आसान है। हम्म, ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, तो आप सब इसको ओपन कर लो अपने पास। ओपन हो रही है, फिर मुझे बताओ। सबके पास ओपन हो रही है, सब देख सकते हैं। यस मैम। ग्रेट। तो आप सब एक दफा अपने कोड, एक दफा इस वाली पूरी नोटबुक को चेक कर लें जहां तक हमने किया है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो फिर मुझे बताएं। सही, एक दफा अपने पास सब चेक कर लें और फिर मुझे बताएं कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो फिर हम उसको देख लेते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं तक ही देखिएगा, उसके आगे मत जाइएगा। सही है। किसी के कर, जो भी कर ले मुझे बताएं फिर। सही है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। बेसिकली मैं ऐसे ही सिमिलर एटीएस सिस्टम पे काम कर रही थी फॉर माय एफआईपी। तो जो मैंने अप्रोच यूज़ की थी वो ये यूज़ की थी कि आई फाइन ट्यून द सेंटेंस वर्ड मॉडल ऑन माय कस्टम डेटा, और फिर उस मॉडल को यूज़ करके मैंने एम्बेडिंग्स जनरेट की थी, और उन एम्बेडिंग्स का कोसाइन सिमिलैरिटी स्कोर निकाल के मैंने यही स्कोर रेज्यूमे रेलेवेंसी स्कोर जनरेट किए। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी अ लेस रिसोर्स इंटेंसिव अप्रोच, लैंगचेन यूज करना या सेंटेंस वर्ड यूज करना? देखो, लैंगचेन एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो और हमने किया भी है। लेकिन आपका जो एफआईबी है, इट कैन बी अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि आप कोसाइन सिमिलैरिटी को यूज करते हुए कोई एक ऐसी चीज डेवलप करना चाह रहे हो जो कि आप कह लो कि भाई हाँ देखो, इससे भी मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट्स के लिए हम, जब हम एफआईपी करते हैं या जब हम भी थीसिस कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज कर रहे होते हैं, तो मेन फोकस हमारा ये होता है कि हम कोई ऐसी चीज डेवलप करें जिसके अंदर हम कुछ चीज लर्न करें या कोई न्यू चीज हमें पता चले। तो इफ यू आर टेकिंग दिस अप्रोच, इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि ये अप्रोच जो है वो रैग अप्रोच कहलाती है बेसिकली, जो आप यूज कर रहे हो। फिर रिट्रीव भी ओके। करवाओगे एग्जैक्टली इस जी तरीके जी। से। तो ये रैग अप्रोच है, तो या इट्स ऑल्सो गुड। मैंने भी इवन किया था जब मेरे प्रीवियस उसके अंदर, तो मैंने रैग अप्रोच से किया था। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगी कि रैग अप्रोच क्यों करनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हो हम उसका जवाब मैं आपको एंड में भी आपको दूंगी। सही है? ठीक है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। मैम एक क्वेश्चन था। पूछो। जो जो आपने नीचे वाले सेल में टेम्परेचर डिफाइन किया था, उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज होती है? 0 to 1। ओके। ठीक है। अच्छा, मैं एलएलएम चेन्स के बारे में बात करी थी। अगर आप एलएलएम चेन्स देखो ना, सो सी, दिस इज डेप्रिकेट। सही है, ये मैं यही चीज मुझे डिफाइन करने के लिए एलएलएम चेन्स को मुझे यूज करना पड़ता। बट इट कैन वर्क, ये वर्क करेगा, बट आपको डेप्रिसिएशन का वो एरर दे देगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी उसने मुझे दिया नहीं है, वरना यहीं पे ही आपके पास एक एरर आ जाता है कि भाई दिस लाइब्रेरी इज डेप्रिकेटेड, काइंडली यूज द अदर वन लाइक दिस, जैसे वो कह रहा है कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब डेप्रिकेटेड हो गई है। अब डेप्रिकेटेड हो गई तो उसने देखो बताया हुआ है कि यूज करो इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, हम डेप्रिकेशन पार्ट को सॉल्व करेंगे। डेप्रिकेशन पार्ट को सॉल्व करने के लिए अगर आप चेक करो तो मेरे को यहाँ पे प्रॉम्प्ट और एलएलएम इस तरीके से पास करना है। तो जो चेन हम इस तरीके से एक
कह लो फंक्शन के अंदर बना रहे थे, अब वो फंक्शन को हटा के उन्होंने हमें बोला है कि आप चेन बनाओगे इस तरीके से। आप अपना स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करो, और आपको जो चीज करनी है ना आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। लाइक प्रॉम्प्ट देना है तो आप प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दो, और उसके बाद एक ये वाला सिंबल यूज करो टू आइडेंटिफाई कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को चेन को, मतलब उसने कहा कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है इसको कॉल करवाने की या फंक्शन बनाने की, जस्ट यूज दिस मेथड एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, बट ये मेथड आपका तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास कोई इनपुट नहीं है उसको प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉम्प्ट को देने के लिए। नो इनपुट हियर। ठीक है, अगर आपके पास कोई इनपुट नहीं है और आप चाहते हो कि भाई मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे ऐसे बना के दे दो, ऐसे बना के दे दिया, दैट्स इट। आपने प्रॉम्प्ट में ही लिख दिया कि क्रिएट राइट एन एसे फॉर दिस टॉपिक, ओके, वही प्रॉम्प्ट आप पास कर दो एलएलएम को, इट्स गुड, क्योंकि आप यूजर सब कोई इनपुट नहीं ले रहे, यू आर डायरेक्टली प्रोवाइडिंग द प्रॉम्प्ट और आप वो प्रॉम्प्ट डायरेक्टली पास करो, तो देयर इज नो इनपुट हियर। बट नाउ व्हाट के हमारे पास इनपुट आ जाए। सही, तो जब इनपुट की बारी आती है ना तो हमें रनेबल्स यूज करने पड़ते हैं। रनेबल्स बेसिकली लैंगचेन ने डेप्रिसिएशन के बाद इसको इंट्रोड्यूस कराया, और इसका मतलब ये होता है कि भाई आप अपने चेन को रन करने के दौरान ही चीजें बात बता दो हमें। ठीक है, तो ये जो एक रनेबल का कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर ओनली द इनपुट दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, एक इनपुट की बात भी आ जाती है कि भाई इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीडीएफ है, जैसे मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन का पीडीएफ पहले से पड़ा हुआ है। अब उस जॉब डिस्क्रिप्शन का जो पीडीएफ है वो मैंने कहीं सेव किया हुआ है। अब उस वाले जॉब डिस्क्रिप्शन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मुझे यूजर नहीं दे रहा, वो अब मेरे पास खुद से है। तो जब मेरे पास खुद से है तो मैं क्या करूंगी, मैं उस कॉन्टेक्स्ट को लूंगी और वो कॉन्टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे पास करूंगी उसको। सही है? तो वॉट एवर द थिंग्स दैट वी नीड कि भाई ये चीज चेंज हो सकती है, तो हम लोगों को इस तरीके से इनपुट पे पास करने की नीड है इसको। सही है? अच्छा, अब देखो एक चीज अगर आप चेक करो तो यहाँ पे भी हमने डिक्शनरी में ही इनपुट पास किए थे। सही है, लेकिन इस डिक्शनरी में हमने डायरेक्टली वेरिएबल्स पास कर दिए थे। ठीक है, बट चेन्स में ऐसा नहीं होता। जब आप इस तरीके की चेन्स बनाते हो इसमें आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली इनपुट पास कर दो। आपको क्या करना पड़ता है, रनेबल पास थ्रू करना होता है। आप उसको बोल देते हो कि भाई ये जो मेरा इनपुट है ये जब आपकी चेन चलेगी तभी आपको मिलेगा। तो आपको ये पहले बताना होता है कि ठीक है इस तरीके से मैं वेरिएबल नहीं दे रहा, ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि जब चेन चलेगी तब आपके पास आएंगे, आप उसको तब ले लो और फिर प्रॉम्प्ट में पास कर दो। सही है, तो इट्स क्लियर टू यू कि ये चेन हमने कैसे बनाई है, एंड दिस इज द वे टू एक्चुअली यूज द डेप्रिसिएशन पार्ट। इसीलिए मैंने इसको ऐड किया ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से आजकल चेन्स क्रिएट होती हैं। सही है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? यस। ठीक है, अगेन वही चीज कि हमने चेन बनाई हुई थी उसको हमें इन्वोक करना था, हमने यहाँ पे चेन बनाई है उसको सेव कर दिया एक वेरिएबल में और उसको इन्वोक कर दिया। और इन्वोक किस तरीके से किया, ऐसे ही हमने इन्वोक कर दिया। अच्छा, ये अगर आपको देखना हो ना तो ये एक्चुअली में इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने पास कर दिया था कि इनपुट वेरिएबल्स ये आएंगे। सही है, अच्छा ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये चीज क्लियर हुई थी उस्मान? या मैम ये बता दें सिर्फ जो डेप्रिसिएशन है वो हम कैसे करेंगे उसको कवर, उसको यही जरा तो कर बता रहे दें हैं, तो। यही तो कर जी रहे हैं, जी। हाँ हाँ। यही तो कर रहे हैं। देखो डेप्रिसिएशन, जब एलएलएम चेन्स हम यूज कर रहे थे, एलएलएम चेन्स आर डेप्रिसिएटेड। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए उन्होंने खुद बताया हुआ है कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। देखो प्रॉम्प्ट और इस तरीके से देखो बताया हुआ है ना, यूज दिस मेथड। सही, तो आपको इसी मेथड से यूज करना है, और हमने यही मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। बट यहाँ पे हमारे पास इनपुट नहीं था। जब हमारे पास इनपुट होता है तो हम इस तरीके से रनेबल पास थ्रू यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम चेन को बता रहे हैं कि ये दो इनपुट्स आएंगे आपके पास, बट कब आएंगे, जब आप चेन को इन्वोक करोगे या चेन को जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे तब आएंगे आपके पास। ठीक है, क्लियर है इतना? और देखो यहाँ पे जब हमने इन्वोक किया और इन्वोक के बाद हमने सेम वही मेथड यूज किया कि हमने दोनों जॉब डिस्क्रिप्शन को रिज्यूमे का पास कर दिया एंड सी उसने हम लोगों को स्कोर दे दिया। सही, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि जब हमने ये वाली एलएलएम चेन को रन किया था तो इसने हमें इस तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट किया था। सही,
जब हमने चेन, इस तरीके की चेन को इन्वोक किया तो हमारे पास एआई मैसेज आया। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉम्प्ट होते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट होते हैं, दीज आर थ्री काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स इन जनरेटिव एआई। लिख भी देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को। थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट। ओके, सबसे सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट आपके पास आता है दैट इज सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे ही है भाई, ना? सॉरी, ऐसे ही। सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट के बाद हमारे पास दूसरा प्रॉम्प्ट होता है ह्यूमन प्रॉम्प्ट, और तीसरा प्रॉम्प्ट होता है एआई, एआई प्रॉम्प्ट। अच्छा, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली द प्रॉम्प्ट यू विल सी, दीज आर कॉल्ड एज अ मैसेजेस इन LangChain। ठीक है, द सेम वे ऑफ लाइक प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको हम मैसेजेस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ LangChain। सी, अब इसका मकसद क्या होता है? देखो, मैसेजेस के अंदर तीन टाइप के मैसेजेस है, सिस्टम, ह्यूमन और एआई। सिस्टम मैसेज वो मैसेज है जो कि आप उसको बता देते हो कि भाई तुम्हें यही स्पेसिफिक काम ही करना है। फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी पे जाते हो, चैट जीपीटी के अंदर क्या है कि आप कोई भी टास्क उससे करवा लो, वो टास्क करेगा। लाइक आप उससे मैथ्स करवा लो, आप उससे कोडिंग करवा लो, आप उससे ऐसे लिखवा लो, आप उससे कुछ भी करवा लो, वो करके देगा आपको। ठीक है, वो जनरल होता है। जो जनरल होता है दैट इज एक्चुअली ह्यूमन मैसेज, कि जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, बट अब हम चाहते हैं कि जो हमारा जीपीटी का मॉडल है, ये चैट जीपीटी, वो जनरल ना रहे, वो एक स्पेसिफिक काम ही परफॉर्म करे। मतलब अगर मैं उसको कहूँ कि आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो वो सिर्फ मैथ्स के ही प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसको अगर मैं ऐसे राइट करने का बोलूँ तो वो मुझे मना कर दे कि नहीं भाई, मैं सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें ये डिफाइन करना होता है कि यू नीड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, वहां पे हम सिस्टम मैसेजेस डिफाइन करते हैं। सिस्टम मैसेजेस इज द टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेकंड होता है ह्यूमन मैसेज। ह्यूमन मैसेज का मतलब है कि जो हम एक तरीके से मैसेज प्रोवाइड करें कि भाई मैं पूछ लूँ व्हाट इज द कैपिटल 25 multiplied by 25, this is the humanly message created. Then AI message. AI message is basically the message that you get here. This is the response that you get from the LLM. AI message is called as a response from the LLM. ठीक है, तो ये तीन टाइप के मैसेजेस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए ऑलरेडी LangChain के अंदर काम हुआ हुआ है। आप अगर लिखोगे सिस्टम मैसेज, देखो खुद ही आ गया सिस्टम मैसेज LangChain, तो वो आपको बता देगा कि भाई किस तरीके से, इस तरीके से आप देखो सिस्टम मैसेज को लिख सकते हो, और इन मैसेज को आप ह्यूमन मैसेज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा मैसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने चैट मॉडल को। सही है? तो इस तरीके से आप अपना टाइप कर सकते हो। अच्छा, LangChain की डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी पढ़िएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से क्या काम होता है। सही, तो इसने यहाँ पे एआई मैसेज जनरेट किया, और इस एआई मैसेज के अंदर हमारे पास वही कंटेंट आया जो हमने मांगा था कि भाई हमें स्कोर बता देना और रीजन दे देना कि क्यों ये कैंडिडेट अच्छा है। तो उसने वही करके दे दिया। सही, तो यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो रहा है कि चलो मेरी जो एक प्रॉब्लम थी वो तो क्लियर हो गई, जो जो मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो तो मेरी बन गई। बट एक और चीज कि भाई यूजर हर बार आके अपनी रेज्यूमे इस तरीके से थोड़ी देगा। सही है, दिस इज एन अदर प्रॉब्लम कि भाई यूजर आपको बार बार ये इस तरीके से टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं देगा। वो तो अपने पीडीएफ डालेगा, और उस पीडीएफ के फॉर्म में हम लोगों को मिलेगी, यूजर से जो भी चीज मिलेगी, रिज्यूमे मिलेगी वो। अब पॉइंट ये है कि अच्छा, पीडीएफ आ रही है तो पीडीएफ को मुझे कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट में, तभी तो मैं पास कर सकूंगी एलएलएम को ना। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से रेज्यूमे को पास करना चाहिए, या वाकई में हम लोगों को फाइल के थ्रू ही लेना चाहिए रेज्यूमे को? व्हाट डू यू थिंक गाइस? फाइल के थ्रू होना चाहिए। एग्जैक्टली, फाइल के थ्रू ही होना चाहिए। तो अब हम उस चीज को हैंडल करेंगे कि किस तरीके से हम फाइल के थ्रू बैठ के काम कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके,
तो फाइल के थ्रू करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं पाई MU PDF से। ये एक फाइल है जो कि आपको PDF रीड करने में हेल्प कर देती है। तो हम वो वाली लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, यू कैन यूज एनी लाइब्रेरी। पाई PDF इज ऑल्सो द लाइब्रेरी, पाई म्यू PDF इज ऑल्सो द लाइब्रेरी। इसके अलावा टेक्स्ट टू PDF इज ऑल्सो द लाइब्रेरी। सो आप कोई भी लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं ये वाली लाइब्रेरी को यूज कर रही हूँ, पाई MU PDF को। अच्छा, उसके अंदर हम इंपोर्ट करवाएंगे फिट्स को। फिट्स इसकी एक कह लो के मॉड्यूल है जिसको हमें इंपोर्ट करवाना है, और उस फिट्स के अंदर हम ओपन करवाएंगे PDF के पाथ को। और वो जो PDF का पाथ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर का लूप लगाएंगे, और ईच पेज के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको गेट करते जाएंगे। वो टेक्स्ट गेट होता जाएगा, और ये वाली जो स्ट्रिंग हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ली है उसके अंदर ऐड होता जाएगा, और ये टेक्स्ट हम एंड में रिटर्न करवा देंगे। इतना क्लियर हुआ? ये बहुत आसान है, बेसिक पाइथन है इसके अंदर। किसी को इसमें कोई मसला तो नहीं है? एनीवन? नो मैम। ठीक है, ये बहुत बेसिक पाइथन है। सो यू कैन थिंक अबाउट इट। देखो, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, एक और दफा बता देती हूँ। हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई, इस लाइब्रेरी के अंदर हमने बोला जो PDF फाइल आ रही है उसको ओपन कर दो। वो फाइल ओपन हो गई। ठीक है, उस फाइल के सेव करवा दिया हमने डॉक के वेरिएबल के अंदर। अब PDF के अंदर पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस को हम लोगों को गेट करने के लिए फॉर का लूप यूज करना है। सही। उस लूप के अंदर मैंने बोल दिया कि सिंगल पेज ले लो और उस सिंगल पेज का टेक्स्ट गेट कर लो। जब टेक्स्ट गेट हो जाए तो उसको सेव कर दो एक टेक्स्ट के वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को एट द एंड क्या कर दो, मुझे रिटर्न करवा दो। क्लियर है? थोड़ा सा नहीं क्लियर हो उसको दोबारा से रीड कीजिएगा, ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको सॉरी, कोई कुछ कह रहा था? कोई कुछ कह रहा था? जी मैम, ये कह रहा था जो हमने इसको फाइल दे रहे ना वो किस फॉर्म में, मतलब टेक्स्ट हमारे पास प्लेन आएगा या स्पेसिस के साथ आएगा, मतलब जो रीडेबल होगा AI के लिए। हाँ, रीडेबल फॉर्मेट में देंगे हम उसको। टेक्स्ट फॉर्मेट, ये मैं यहाँ से इसको फाइल को अपलोड करूंगी। ये फाइल यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा, और ये फाइल है मेरे पास, इसी फाइल को मैं पास करूंगी। ठीक है, ये वाला मैंने पास पाथ फाइल का दे दिया कि भाई यहाँ पर देखो ये PDF है, इसके 3 डॉट पे क्लिक करूंगी और कॉपी पाथ कर दूंगी, यही पाथ मैं PDF पाथ पे डिफाइन कर दूंगी एक वेरिएबल के अंदर। और उस PDF पाथ को मैं फॉरवर्ड कर दूंगी इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा जो उस PDF में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जो हम टेक्स्ट खुद से यहाँ पे लिख के बात भेज रहे थे, अब क्या हो गया, वो टेक्स्ट हमने PDF से गेट किया और अब हम वो भेज रहे हैं। सही है? वो भेजा, और उसके बाद उसने देखो रेज्यूमे टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से आपका पूरा का पूरा PDF का टेक्स्ट आ गया। और अगेन वही चीज हमने की कि चेन को इन्वोक करवा दिया इस रेज्यूमे टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे रेज्यूमे ऐसा नहीं समझेगा कि प्रीवियसली आ रहा है, यहाँ पे रेज्यूमे वेरिएबल है और यहाँ पे रेज्यूमे टेक्स्ट वेरिएबल है। तो वो जो हमारे पास एक PDF फाइल वाली चीज थी, वो चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। सही, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक दफा अपने कोड पे जाएं, जो मैंने फाइल प्रोवाइड किया उसके अंदर जाएं, पूरी एक दफा दोबारा से रीड करें शुरू से लेके एंड तक। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछें। सही है सब? ऐसे क्वेश्चन। यस फारूक, मैं यही सोच रही थी कि आप कहाँ हैं अभी। मैं इधर ही हूँ, आपकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, समझने की कोशिश भी कर रहा था। समझ आई तो कि देखिए नहीं आई? आप, हाँ काफ़ी कुछ आ गई है। एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता था। हम्म। आपकी देखिए वर्कबुक में जो आपने जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें आपने बताया कि कुछ उसका कोड जो है वो डेप्रिकेटेड है, और फिर उसके बाद जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आपने जो है वो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है वो वाला कोड जो कि डेप्रिकेटेड नहीं है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये अब हमें इस तरीके से यूज़ करना है और ये नया कोड है और ये न्यू कमांड्स हैं, तो आपको जो पहले आपने जो लिखा हुआ है उसे आप रिमूव करके जो आपका जो अब नॉन डेप्रिकेटेड कोड है वो आप यूज़ करेंगी, या एग्जैक्टली। ये कि वो पहले। आई सी। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्कबुक है इसमें आपने हमें सिर्फ दिखाने के लिए डेप्रिकेटेड कोड और नॉन डेप्रिकेटेड कोड दोनों आपने यूज़ किए हैं, मगर जब फाइनली हमें यूज़ करना होगा तो जो ओल्ड कोड है उसको रिमूव करके जो नया तरीका आपने बताया है वो फिर हमें इंसर्ट करना होगा, वो यूज़ करना होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बेसिकली ओके। इसको डिफाइन करने का रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैं जब इसके ऊपर काम कर रही थी इन रियल सिनेरियो,
मैं आज के दिन कोड करके गई हूँ, मैंने पूरी पूरी फाइल्स चलाई हैं, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। सी कोलैब की फाइल पूरी मैंने चलाई है, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। लिटरली मैं कल आई हूँ ना, मेरी कमांड ही नहीं चल रही है। एरर 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 एरर। और वो एरर उस वक्त तो बहुत बिगनिंग थी, तकरीबन कोई 1 साल हो गया उसको करते हुए। उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, और वो बहुत बिगनिंग थी और मेरे को समझ में नहीं आता था कि भाई कल ये कोड चल रहा था, आज ये कोड क्यों नहीं चल रहा। देन आई वॉज गो टू द डॉक्यूमेंटेशन और मैंने उसको रीड किया, समझा। तो समझ आया कि अच्छा, जो चीज मैं रन करने की कोशिश कर रही हूँ वो तो लैंगचेन ने डेप्रिकेट कर दिया। तो उस वजह से मेरा कोड रन नहीं हो रहा था। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि डेप्रिकेट हो गया तो कोड रन यहाँ पे तो हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं हो रहा था। देखो, डेप्रिसिएशन दो तरीके की होती है। एक तरीका ये होता है कि आपके पास वो चीज स्टिल चल रही है, ठीक है, वो एरर जनरेट सिर्फ आपको एक वार्निंग दे रही है, बट वो चीज चल रही है। सही, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपके पास वो चीज ही नहीं है, उन्होंने वो चीज ही हटा दी है, मतलब उन्होंने एलएलएम चेन्स ही हटा दी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलएलएम चेन्स का कॉन्सेप्ट स्टिल इन्होंने रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर आप लैंगचेन 1.0 यूज करोगे तो आप एलएलएम चेन्स को यूज कर सकते हो। बट करंटली हमारे पास लैंगचेन 0.3 चल रही है। जब 0.3 चल रही है तो वहां पे एलएलएम चेन्स आप यूज नहीं कर सकते, आप ये वाली चीज यूज कर सकते हो। सही है। तो उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। अब मेरे सिनेरियो में क्या होता था, फॉर एग्जांपल मैंने ये चेन्स लिखा है, एलएलएम चेन्स में चेन्स से इंपोर्ट करवा रही हूँ। वो क्या करते थे, लैंगचेन डॉट कोर डॉट पता नहीं क्या, इतनी इतनी कोई चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते थे और फिर मुझे अलाउ करते थे कि अब आप यूज कर सकते हो। तो वो चीज मेरे पास मसला करी। तो ये दो तरीके की डेप्रिसिएशन होती है। एक तरीका ये होता है कि वो चीज बिल्कुल ही खत्म हो गई और अब आपको दूसरे तरीके से उसको यूज करना है, ठीक है। वो जो दूसरा तरीका होता है वो डिफाइन कर देता है। और एक चीज ये होती है कि भाई वो चीज है बट एक पर्टिकुलर वर्जन के ऊपर अवेलेबल है, तमाम वर्जन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ये तो क्लियर हो गया, मगर मुझे ये बताएं कि जो लोग फिर इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे होंगे उनकी वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? प्रोडक्शन पे यूज होता है ना, तो वो उन लोगों को देखिए, प्रोडक्शन के लिए तभी हमारे पास लैंगस्मिथ आया है, बिकॉज लैंगस्मिथ और लैंगग्राफ को तो मैं बात नहीं करूंगी, लैंगस्मिथ की मैं मेनली बात करूंगी। लैंगस्मिथ के आने का जो रीजन था ना, वो पर्टिकुलरली यही था, क्योंकि आपको नहीं पता चलता था कि आपका कोड प्रोडक्शन पे गया हुआ है और वो कहाँ पे एरर आ रहा है, आपको नहीं पता चल जाता। तो जो हमारी जो चेन्स हैं, ये तो अभी मैंने आपको चेन्स बताई है ना, अगर मैं यहाँ पे लैंग स्मिथ अप्लाई कर दूं ना, तो मुझे बकायदा पूरा का पूरा लैंग स्मिथ के पोर्टल पे जाके मुझे पता चलेगा कि अच्छा, इस वाली चीज को रन होने में कितना टाइम लगा, इस वाली चीज को रन होने में कितना टाइम लगा, इसको रन होने में कितना टाइम लगा। और कहीं पे भी अगर एरर होगा तो वो वहीं शो कर देगा कि इसके अंदर आपकी डेप्रिसिएशन है, आप इसको चेंज कर लें, वार्निंग दे देगा वहीं पे। तो लैंग स्मिथ के आने का रीजन ही यही था कि भाई आपको नहीं पता चलता आपका कोड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो लैंग स्मिथ उसमें आपको हेल्प करता है। तभी आप देखा करें, अगर जेन एआई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो उनके अंदर डे डे टू डे आपको उसके अंदर अपनी करनी पड़ती है, चेंजिंग्स करनी पड़ती है और चेक करना पड़ता है कि भाई कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये करना पड़ता है, वरना फिर आप लैंगस्मिथ लगा दो। लैंगस्मिथ भी इजी है, अवेलेबल है, लेकिन लैंगस्मिथ की एपीआई की चाहिए होती है जो कि पेड है। वैसे मुझे पता नहीं है कि वो पेड है या नहीं है, क्योंकि मैंने पेड वर्जन पे ज़्यादा काम किया हुआ है, मुझे ऑफिस की तरफ से मिला था। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर दूंगी कि इट इज़ पेड और फ्री, मुझे भी कंफर्म नहीं है। सही है, सबने कोलैब चेक की, किसी को कोई मसला तो नहीं। हेलो, सब हैं, ये सब चले गए। नो मैम, क्लियर है। ऐसे एक क्वेश्चन है मैम कि हम्म। हम जो है ये जो एपीआई अभी की यूज कर रहे हैं, इसमें हम्म। आपने बताया था कि $300 का बताया था ना, जी। जी। तो ये हम कितनी पीडीएफ फाइल्स हम इसमें हम कर सकते हैं, या अपलोड कर सकते हैं? इतना तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं, बट इतना मुझे पता है कि मैंने जब से जेनेआई स्टार्ट किया है लर्न करना खुद से, तब से मैंने गूगल जेमिनाई की एपीआई की बना के रखी है, वो अभी तक चल रही है और वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो आई डोंट नो कितना टाइम लगता है, मेरे को तकरीबन कोई 1 1.5 साल तो हो गया और मैं उसको यूज कर रही हूँ। क्योंकि बस मैम वो रन एलएलएम में टाइम फिर एरर दे देता है कि भाई अभी रुक जाओ, बहुत आपने हिट मार दी है उस एपीआई पे। बट यही है। हम्म। एक कॉन्सेप्ट एलएलएम में टोकनाइजेशन का भी हम्म। आता है ना, मैं हम्म। उस उसके सिनारियो में बात कर रहा अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि आपको फिर टोकन्स डिफाइन करने पड़ते हैं अपने। आपको टोकन्स, फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि अगर मेरे पास रिज्यूमे आएगी और रिज्यूमे का
अच्छा, यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं। मैं टोकन को अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ ना, तो पहली चीज तो एक होती है ये कि आपको पता है कि भाई मेरे पास जो यूजर है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 300 करेक्टर्स राइट कर सकता है। आपने लिमिट लगा दी है कि 300 करेक्टर्स हैं, तो आपको पता है कि चलो मेरे पास जो टोकन है इट कैन बी अराउंड 300। अगर मैं एक करेक्टर एक टोकन के हिसाब से लेती हूँ तो वो 300 टोकन के हिसाब से मेरे को समझ में आता है। बट नाउ द पॉइंट हियर इज कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो यूजर की तरफ से आएगा। ये वो वाली प्रॉब्लम है जो मैं बाद में डिस्कस करना चाह रही थी, पर अब हो रही है तो चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। यूजर की तरफ से डेटा आएगा तो मुझे नहीं पता कि उसकी पीडीएफ कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू जो कि अभी तक एग्जिस्ट करता है कि भाई आपके पास लार्ज डेटा है और आप उसको नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ योर टोकन्स। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका चंकिंग का, टेक्स्ट स्प्लिट एंड चंकिंग। वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या करता है कि आपके जो टेक्स्ट होता है उसको स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट करने के बाद उसको चंक में तोड़ देता है। चंक में स्प्लिट और चंक का जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस होता है कि ठीक है आपके पास दो सेंटेंसेस आ गए, उसने दो सेंटेंसेस को सिंगल सिंगल सेंटेंस में स्प्लिट कर दिया। बट नाउ द थिंग इज कि आपके पास सेंटेंसेस हैं अराउंड 1000 सेंटेंसेस। अब वो कैसे करेगा स्प्लिट? उसके अंदर इसको प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी का प्रॉब्लम इशू हो सकता है, स्टोरेज का इशू हो सकता है। तो वहां पे चंक्स हमारे काम आते हैं। वो क्या करता है, 5 सेंटेंसेस का एक चंक बना लिया, फिर 5 सेंटेंसेस का एक चंक बना लिया और उस चंक के अंदर जाके एक एक सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया। तो वहां पे हमारे पास स्प्लिटिंग और चंकिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमें यूज करना पड़ता है। आई होप इट्स क्लियर यू। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास चंक आ गया, तो चंक की लेंथ को आप कैलकुलेट करें और वही कैलकुलेटेड लेंथ आप टोकन पे ऐसा प्रोवाइड कर दें। दैट्स इट, आपका काम कंप्लीट। ठीक है, मुस्तजा। यस मैम, क्लियर है। यदि हम इसमें हम खुद ही लॉजिक लगाएंगे कि हम किस तरह से हम जो है वो यूजर को वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं कि वो इतने तक। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं लॉजिक हम। राइट मैम, क्लियर। ओके, नाउ द मेन पार्ट, फ्रंट एंड के साथ बैक एंड। जो हमने अभी तक सारा काम कोल ऐप पे किया उसको अब हम लेकर जाएंगे हमारे यूजर के पास। भाई अब यूजर को हम अलाउ करेंगे कि भाई डालो अपनी पीडीएफ, डालो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन और टेक कर लो अपना स्कोर। ठीक है। अच्छा, मैं पहले यूजर इंटरफेस अगर मेरे पास ओपन है तो मैं वो दिखा देती हूँ, अगर मेरे पास ओपन है तो। अदरवाइज जब ओपन करूंगी तो मैं बता दूंगी आपको। नहीं है मेरे पास ओपन। चलें, जब मैं चलाऊंगी तो फिर आपको मैं बता। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं आ रहा होगा। इस कोड में तो कोई मसला नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है। हाँ, मैं जूम इन कर दूं, मैं बहुत छोटा दिखती हूँ, सॉरी। ठीक है, अब क्लियर है। तो ये वाली लाइंस तो आपको समझ में आ रही होंगी कि भाई ये हम लोगों ने लैंगचेन प्रॉम्प्ट उठाया हुआ है, लैंगचेन कोड उठाया हुआ है। ओके, लैंगचेन जेमिनाई उठाई हुई है, फिट्स का हम लोग ने यूज किया हुआ है। ये सब तो क्लियर होगा आप सबको। क्लियर है। यस मैम। अच्छा, मैं वो कोड भी बता देती हूँ जो आप सबको क्लियर होगा। ये वाला कोड थोड़ा क्लियर होगा आप सबको, सही है। ये आपको पता होगा। सिमिलरली ये चीज आपको पता है। ये वाली चेन आपको पता है पूरी की पूरी। एक्सट्रैक्ट इवैल्यूएट रेज्यूमे का ये पार्ट पता होगा कि भाई चेन को इन्वोक कर रहे हैं। सही है। मतलब आधे से ज्यादा काम हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वही कोड उठा रहे हैं जो हमने वहां पे रखा था, और यहाँ पे हमने वो रनेबल वाला कोड दिया है जो कि हमें रन करना है। अब पॉइंट आती है दो चीजें। पहले स्ट्रीमलेट को समझ लेते हैं। स्ट्रीमलेट इज द लाइब्रेरी टू यूज फॉर द यूआई। एक स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरी का नाम है उसका ग्रेडियो। ग्रेडियो लाइब्रेरी इज ऑल्सो द लाइब्रेरी फॉर द यूआई, फ्रंट एंड यूआई, जो कि बेसिकली लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए। ग्रेडियो, ये दो लाइब्रेरीज को आप यूज कर सकते हो अपने पास अगर आपको कोई भी फ्रंट एंड क्रिएट करना है विदाउट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो आप इन दो लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो। ये दो लाइब्रेरीज हर वो चीज प्रोवाइड करती हैं जो आप लोगों ने चाहिए होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया स्ट्रीमलीट को एज ST,
और यहाँ पे अब हम नीचे आ गए, जब हमने अपना पूरा वो काम जो हमने कोलैब पे किया था वो कर लिया, उसके बाद हम स्ट्रीमलेट यूआई पे आ गए। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई मेरे स्ट्रीमलेट, मेरी जो एप्लीकेशन है उसका टाइटल है रिज्यूमे एवेलुएशन सिस्टम। ठीक है, उसका हेडर जो है वो ये है। सही है। हमारे पास दो चीजें हमें अपलोड करनी है, एक रिज्यूमे अपलोड करवानी है, दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन का एरिया हमें प्रोवाइड करना है कि भाई वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को लिख सके। जब ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी, और ये हम कैसे कर रहे हैं देखें, हमने यहाँ पे लिखा st.file uploader, क्योंकि हमें पता है कि रिज्यूमे की हम फाइल लेंगे, हम टेक्स्ट नहीं लेंगे। अगर टेक्स्ट लेते तो इसी तरीके से हम टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बट हम फाइल ले रहे हैं तो हम फाइल अपलोडर यूज करेंगे, उसके अंदर अपलोड करेंगे अपने रिज्यूमे को। टाइप को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई सिर्फ पीडीएफ ही हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और फाइल नहीं चाहिए, ना टीएक्सटी चाहिए ना डॉक्स चाहिए, हमें सिर्फ पीडीएफ चाहिए। सही। ये हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक तरीके से वैलिडेशंस लगा दिए। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन ने, जॉब डिस्क्रिप्शन के इनपुट पे हमने बोला कि भाई टेक्स्ट एरिया है जितना, मतलब 200 हाइट है उसकी, और जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो जाएगी। सही। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, यूजर ने इनपुट दे दी हैं, तो क्या करो, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे चली जाओ और वहां से ये वाला जो काम है ये करो। सही। अब ये वाला काम क्या हो रहा है ये देखना। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप ये फाइल अपलोड करते हो ना, ठीक, मैं आपको यहां से समझाती हूँ। देखो हम यहाँ पे जब फाइल अपलोड कर रहे थे तो हम फाइल का पूरा पाथ दे रहे थे, हमारे पास वो फाइल, सॉरी वेट अ मिनट, मेरे पास रिकॉर्डिंग क्यों पॉज हो गई है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? यस यस। मैम। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम अपनी पीडीएफ का फाइल पाथ दे रहे थे, और वो पाथ हमें पता था कि उस पाथ पे हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करवा रही हूँ तो क्या इस फाइल का कोई पाथ होगा, मुझे बताओ। अगेन सवाल यस करती हूँ। बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं हमने रखनी होगी ना वो फाइल। एग्जैक्टली exactly, आपने क्या बोला, कहीं ना कहीं हमें रखनी होगी। बट क्या इस तरीके से डिफाइन पाथ होगा उसका? नहीं, हमें उसका पाथ बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल ही है। स्टैटिक फाइल जो होती हैं उसमें स्टोर होंगी। एग्जैक्टली exactly. तो वो काम करने के लिए हम यहाँ पे एक टेम्पररी फाइल की लाइब्रेरी आती है उसको इंपोर्ट करवाएंगे और अपनी फाइल को यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे, दैट इज द टेम्पररी फाइल ओनली। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो पाथ, जैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन पाथ शो कर रहे थे, इस तरीके से यहाँ पे टेम्पररी डिफाइन पाथ शो हो जाएगा। सही है। और उस फाइल पाथ के अंदर जो अपलोडेड फाइल हमारी आ रही है उसको हम डायरेक्टली रीड करवा रहे हैं, क्योंकि फाइल तो है ना हमारे पास, उसका कोई पाथ नहीं है, सिर्फ हम पाथ डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन वो फाइल तो एग्जिस्ट करती है, उस फाइल को हम रीड कर सकते हैं, उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पाथ डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो पाथ डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे टेम्पररी फाइल को यूज करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, हम उसको बता देंगे कि भाई कोई भी एक नेम फाइल बना दो टेम्पररी का, और उसके बाद उसके सफिक्स को हमने डिफाइन कर दिया, टेम्प फाइल ले ली, उस फाइल के अंदर हमने बोल दिया कि भाई राइट कर दो, क्या जो अपलोडेड फाइल है उसको रीड करो, और उसका जो टेक्स्ट आ रहा है उसको राइट कर दो किस फाइल में, टेम्प फाइल में। और उस टेम्प फाइल को हम फिर ओपन करवा रहे हैं फिट्स के थ्रू। अब क्या होगा कि अब ये जो टेम्प फाइल है इसके पास एक पाथ होगा, कौन सा पाथ, जो कि टेम्पररी फाइल का पाथ होगा। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है यस मैम। एवरीवन? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। यस, ओके। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया, और सिमिलरली अगेन वही टास्क हुआ, उसने टेक्स्ट को लिया, डॉक्यूमेंट पेजेस को लिया, उन पेजेस के अंदर से टेक्स्ट गेट किया और उसको अपने पास टेक्स्ट के फॉर्म में या टेक्स्ट के वेरिएबल में सेव कर दिया। अब जब टेक्स्ट के वेरिएबल में उसने सेव कर दिया, हमने वो टेक्स्ट रिटर्न करवाया, रिज्यूमे टेक्स्ट में रिटर्न कर ले लिया उसका, और फिर हमने राइट कर दिया कि भाई इवैल्यूएशन चल रही है आपके रिज्यूमे की। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो रिज्यूमे टेक्स्ट आ रहा था इसको फॉरवर्ड कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। और ये वाली रिज्यूमे हमारे पास आ गई और इन्वोक हो जाएगी चेन, और इन्वोक से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट कैसा होगा, इस टाइप का हमारे पास एक रिजल्ट जनरेट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे जनरेट किया था। सही है।
जो रिजल्ट आएगा उसको मैं इवैल्यूएशन वेरिएबल के अंदर सेव करवाऊंगी और उस इवैल्यूएशन वेरिएबल को मैं राइट करवा दूंगी। अच्छा देखो, अब दो चीजें हैं यहाँ पे जो मुझे डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। इन द लाइट स्ट्रीमलेट हमने जब यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई, तो इफ की कंडीशन के बाद हम उसको कह रहे हैं कि भाई जब दोनों इनपुट्स आ जाए आपके पास, तो आप ये वाला फंक्शन को लोगे, इस फंक्शन पे जाके टेक्स्ट को गेट करोगे। जब वो टेक्स्ट गेट कर लो, तो इस वाले रिज्यूमे टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर देना। उसके बाद हम स्ट्रीमलेट को कह रहे हैं कि भाई यूजर को हौसला देने के लिए राइट करवा दो कि भाई इवैल्यूएटिंग द रिज्यूमे अगेंस्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन, ताकि यूजर को हौसला हो जाए कि भाई ठीक है, मेरा जो एक इंटरफेस है वो काम में है और पीछे से काम हो रहा है। सी उसके बाद जैसे ही मैं ये राइट करवाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं रिज्यूमे टेक्स्ट ये वाला और जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से जो हम डायरेक्टली यूजर से गेट कर रहे हैं उसको पास कर दूंगी चेन के अंदर। जब वो मैंने चेन के अंदर पास कर दी, यहाँ पे इसने रिजल्ट रिटर्न करवाया। जब रिजल्ट रिटर्न करवाया, उसको मैंने सेव किया इवैल्यूएशन के वेरिएबल के अंदर। और उस इवैल्यूएशन का वेरिएबल को अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर को दिखाना है। तो यूजर को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक हेडिंग डाली कि st.subheader इवैल्यूएशन रिजल्ट, और उसके बाद राइट करवा दिया पूरा का पूरा इवैल्यूएशन का रिजल्ट। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ रिज्यूमे आती है, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं आती, या कोई भी एरर आता है, तो एरर के लिए मैंने एल्स भी राइट कर दिया कि प्लीज अपलोड अ रिज्यूमे और प्रोवाइडेड अ जॉब डिस्क्रिप्शन टू गेट स्टार्टेड। सी इस कोड के अंदर किसी को कोई मसला है? उसका एक क्वेश्चन है जी। कि मुझे ये बताएं कि स्ट्रीमलेट और रेडियो में कोई ये फैसिलिटी है कि अगर हम कोई फाइल अपलोड करें या अगर इनपुट करें तो वो उसको चेक करता है कि उसमें कोई वायरस मैलवेयर नहीं है, करप्टेड नहीं है। सॉरी फारूक, अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? म्यूट हो गई थी। हाँ, मुझे जी मेरा मुझे क्वेश्चन, हम्म। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं स्ट्रीमलेट हम्म। में या रेडियो में, हम्म। तो उसमें वो ऑटोमेटिकली ये चेक करता है कि उसमें कोई वायरस नहीं है, कोई मैलवेयर नहीं है और वो करप्टेड नहीं है, या वो हमें अगर करना तो पड़ता है इवेंचुअली, वो खुद हमें करना पड़ेगा। हाँ, वो खुद करना पड़ता है आपको, खुद करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। किसी और का सवाल था? जीशान, आपका कोई सवाल है? ओके। तो मैम ये बस टेम्परेरी फाइल्स कहाँ पे जाके होंगी, सेव होंगी? वो अपना खुद टैम का एक फोल्डर बनाता है, वहां पे जाके हो जाती है सेव। ठीक है। अच्छा राइट। चलें। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको, अब हमारा काम सारा का सारा जो कोडिंग का था वो तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जरा टर्मिनल की। ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है, नजर आ रही है? चलो, टर्मिनल के लिए मैं इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले जब भी आप कोई काम करते हो, मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट मीन्स कि आप अपने प्रोजेक्ट को आइसोलेट कर रहे हो ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट से। और आइसोलेशन के अंदर मतलब ये होता है कि आपको जो लाइब्रेरी या जो भी किस्म की इंस्टॉलमेंट करनी है आपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो आप कर सको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो उस एनवायरनमेंट को हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए पाइथन -m VENV, VENV आप लिखते हो। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो अपना, माई ENV करके, या कुछ भी आप वो करते हो। ठीक है। मैं VENV लिखती हूँ। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे, आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा। ठीक। ये फोल्डर जनरेट हो गया मतलब कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। सही। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना होगा। VENV स्क्रिप्ट एक्टिवेट। सही। आपने ये करा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप
ने एक्टिवेट कर दिया। अब आपको आपकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए हम एक फाइल बनाते हैं requirement.txt। ये वो फाइल होती है जिसके अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो जब हम इस वाली फाइल को रन करेंगे तो उसका मतलब कि जितनी भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि भाई लाइब्रेरी तो हमने सिर्फ 2-3 ही इंस्टॉल करी थी, बट ये इतनी सारी लाइब्रेरीज कहाँ से आ गई? तो ये वो लाइब्रेरीज होती है जो जो बैक पे भी इंस्टॉल होती है। मतलब अगर आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंगल लाइब्रेरी इंस्टॉल, वो बैक पे भी मल्टीपल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहा होता है। तो ये वो लाइब्रेरीज होती हैं आपके पास। सही है। आप इनको इंस्टॉल करने के लिए लिखोगे पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। सही है। पिप इंस्टॉल -r, सॉरी, पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। आप इस वाली कमांड को रन करोगे और जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास जितनी यहाँ पे लाइब्रेरीज है वो सब इंस्टॉल हो जाएंगी। मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, सारी लाइब्रेरीज मेरे पास क्या हो गई, इंस्टॉल हो गई। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगी तो वो कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अगर नहीं होगी तो वो आपके पास इंस्टॉल कर देगा। सही है। देखें, सारी इसने इंस्टॉल कर दी जितनी मैंने बोली थी। तो इंस्टेड ऑफ के अलग अलग आप उसको इंस्टॉल करो, उसने एक साथ ही एक ही कमांड में आपकी सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर दिया, जिसमें स्ट्रीमलीड भी है और बाकी सारी चीजें भी हैं। ठीक है। उसके बाद मेन टास्क आपको आपकी फाइल चलाने का है। अच्छा, पाइथन में हम फाइल चलाते हैं पाइथन app.py के थ्रू। ठीक है। बट वी नो दैट दिस फाइल इज हैविंग सम यूआई स्ट्रीमलीड। स्ट्रीमलीड को चलाने के लिए एक अलग कमांड होती है जो हम यूज करते हैं टू रन द यूआई। ओके, वो है स्ट्रीमलीड रन आपकी फाइल का नाम। सही है। आपको ये कमांड रन करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रन योर फ्रंट एंड ऑन स्ट्रीमलीड। ठीक है। आपने इसको एंटर किया, आपके पास एक लिंक जनरेट होगा सी। मेरे पास खुद ब खुद ओपन हो गई ये फाइल। सिमिलरली मैंने आपसे जो चीजें अगेन इवेलुएट कर लेते हैं एक दफा इसको। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था st.title st.header। अगर मैं आपको शो करवाऊं तो सी st.title ये रहा, st.header ये रहा। सही। उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पे फाइल अपलोडर और टेक्स्ट एरिया। सिमिलरली फाइल अपलोडर भी आ गया और टेक्स्ट एरिया भी आ गया। और अभी ये दोनों अपलोडेड नहीं है तो वो कह रहा है प्लीज अपलोड अ रेज्यूमे टू गेट सॉरी रेज्यूमे एंड प्रोवाइड अ जॉब डिस्क्रिप्शन टू गेट स्टार्टेड। सही है। क्लियर है। एसटी जो हमने वहां पे सारा काम किया था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। सही है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं अपनी फाइल को अपलोड करूंगी। सही है। जॉब डिस्क्रिप्शन सिमिलर उठा लेती हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, सिमिलर जॉब डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं हम और एंटर कर देते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया सी आ गया रिजल्ट, इवैल्यूएटिंग द रिज्यूमे अगेंस्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सी वी हैव द आंसर। और वो आंसर क्या है, ये पूरा वही चीज आ रही है जो आपको पास यहाँ पर आ रही थी। देखो, यहाँ पे कैसे आपको पास शो हो रहा था, कंटेंट आ रहा था, स्कोर आ रहा था, ये सारी चीजें आ रही थी। वही सारी चीजें आपकी यहाँ पर भी आ रही हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज ये होती है कि जब भी आप एलएलएम के थ्रू टेक्स्ट जनरेट करवाते हो, रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हो, तो उसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनको हमें हार्म कैटेगरीज हम जिनको कहते हैं, जिनको हम इवॉल्व इंक्लूड नहीं करते। लाइक हम नहीं कहते कि भाई आप ये, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर काम किया था मैंने, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में हमें हमारे पास ये भी आ रहा था कि यू कैन डू सुसाइड इफ यू हैव सो मच मेंटल इश्यूज। भाई आप नहीं अलाउ कर सकते, आप नहीं कह सकते कि यू कैन डू सुसाइड, ये बहुत बड़ी चीज है, आप इस तरीके से नहीं शो कर सकते किसी को भी। तो उन चीजों से या डेंजरस कंटेंट से, इस तरीके का कंटेंट जो इलीगल है, इस तरीके का कंटेंट जो डेंजरस है, उससे अवॉइड करवाने के लिए हमारे पास सेफ्टी रेटिंग्स होती हैं जो कि हम लोगों को करनी होती हैं। लकली ऐसा होता है कि जनरेटिव एआई खुद इसको कर लेता है। जनरेटिव एआई का मतलब है कि गूगल जेन एआई, ये खुद ब खुद इसको कर लेता है। इसको क्या हो गया, अभी तो चल रहा था, पता नहीं, खैर। तो वो खुद ब खुद कर लेता है। जब वो खुद कर लेता है तो हमें इस बात से आइडिया हो जाता है कि अच्छा फाइन, हमारा जो कंटेंट है वो डेंजरस कंटेंट नहीं है या हार्म कंटेंट नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ एक सेफ्टी क्राइटेरिया होता है जो जनरेटिव एआई फुलफिल करता है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि हमने ये तो पूरा रिजल्ट शो करवा दिया। क्या आपको लगता है कि ये रिजल्ट बिल्कुल सही है एक यूजर को दिखाने के लिए, एक यूजर इंटरफेस के लिए, यूआई के लिए? डू यू गाइस थिंक दैट? नो मैम। नो, नो। बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें पता है कि हमें जो यूजर को शो करवाना है वो क्या शो करवाना है, सिर्फ ये कंटेंट शो करवाना है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी, मुझे पता है मेरा जो इवैल्यूएशन आ रही है वो यहाँ से आ रही है, तो मैं लिख दूंगी इवैल्यूएशन डॉट कॉन्टेंट। डॉट कंटेंट देंगे ताकि वही से पाए। एग्जैक्टली वो क्या कर दे, वो वहां से सही कर दे। अब मैं यहाँ से रीरन करूंगी, जैसे ही मैं रीरन करूंगी इसको मुझे दोबारा से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या बल्कि उसने ले लिया खुद ही। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी चेक इट, क्या हो गया, ये बंद क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ये देखो इसने खुद ही ले लिया, और देखो मेरे पास आ गया, सिर्फ कंटेंट आ गया जो मुझे चाहिए था। सो अब ये मैं यूजर को शो करवा सकती हूँ कि भाई जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने दी है और जो रिज्यूमे आपने दी है वो स्कोर उसका इतना है और उसका रीजन ये है। सही है, तो हमने पूरा यूजर इंटरफेस एक तरीके से बना दिया। इसको अगर आपको डिप्लॉय करना है इसको, बहुत आसान है, स्ट्रीमलेट खुद डिप्लॉय करने का ऑप्शन देता है। देखें यहाँ से आप अपनी गिटहब पे जाएं, अपनी इस वाली रेपो के ऊपर ये कोड अपना लिखें और यहाँ से डिप्लॉय कर दें, वो खुद ब खुद डिप्लॉय हो जाता है। सो यू हैव द यूआरएल टू सी योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। सही है। चूज में से ये वाली चीज नहीं, ये वाली चीज़ अगर रिप्लाई हो आप जाता है मतलब गेटअप पेज में रिप्लाई हो जाते हैं, अच्छा, वैसे ही हमें मैनुअली जहाँ भी चीजें मतलब जब मैं डिप्लॉय पे क्लिक करती जिसमें हूँ ना, अपना कुछ तो ये यहाँ सही पे कर देखो, देखो मैंने जैसे ही डिप्लॉय पे क्लिक किया लो, ये मुझे इस फिर तरीके से आपको ऑप्शंस दे रहा है। सॉरी फारूक, आप कुछ कह रहे हो, आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड था। देखिए, हमने उस पे गूगल कोलैब पे स्टार्ट किया था, हम्म। और वहाँ पे उसके बाद फिर आपने अभी ये जो रन किया है, ये आपने अपने लोकल लैपटॉप पे रन किया है। यस। और फिर अब आप कह रहे हैं कि, और जी उसके बाद अब आप कह रही हैं कि हम इसे अपने गिटहब पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये ज़रा इन तीनों चीज़ों को मर्ज करके बताएं कि हमने अपना एक कोलैब पे हमने अपनी सारी कोडिंग की, उसके बाद अच्छा, फिर उसको आप लोकल अपने लैपटॉप पे ले गई, फिर उसके बाद आप गिटहब पे ले जा रही हैं, इस सबको ज़रा इकट्ठा करके बता दें लगे। अच्छा देखो ये जो मैंने पूरा बताया ना, दिस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कोई भी आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हो, दिस इज द प्रोसेस, राइट। आप क्या करते हो, एंड कोलैब उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता। कोलैब आपका इंक्लूड तब होता है जब आप एआई का काम करते हो। आप चाहे मशीन लर्निंग पे कर लो, चाहे डीप लर्निंग पे कर लो, चाहे जनरेटिव एआई पे कर लो, आपको अपना काम कोलैब के ऊपर एक दफा रन करना होता है, सो दैट यू नो कि किस तरीके से वो काम हो रहा है, सही, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अब कोलैब के अंदर हमारे पास अलाउ नहीं करता कि हम किसी तरीके का यूआई इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। यूआई इंटरफेस क्रिएट करने के लिए मुझे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, राइट, जो मेनली हमें यूज करना होता है। उसको यूज करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपने वीएस कोड पे जाना पड़ेगा। बट आई नो कि पाइथन ने एक और लाइब्रेरी मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई, स्ट्रीमलेट की। तो जो कोड मैंने कोलैब पे किया था फॉर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए वो कोड मैं क्या करूंगी, मैं कोड वीएस कोड पे ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा बैकएंड है। सही है, ये मेरा बैकएंड है, मेरा काम यहाँ से हो रहा है। मुझे पता है कि अगर यूजर मेरे पास इनपुट लेके आएगा, वो इनपुट मुझे एलएलएम चेन पे देना है। मुझे पता है कि मुझे एलएलएम की नीड पड़ेगी, मुझे पता है कि मुझे मेरे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की नीड है। तो जब इन तमाम चीजों की नीड होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एज अ बैकएंड यहाँ पे शो करवा देते हैं। ये जितना भी काम मैंने यहाँ पे, जो काम आपने कोलैब पे किया था, दिस इज एक्चुअली योर बैक एंड जो आप यहाँ पे शो कर रहे हो। ये पूरा काम आपका बैक एंड है, यहाँ से आपका फ्रंट एंड स्टार्ट हो रहा है। सही है, ये आपका फ्रंट एंड है। अब क्या करना, आपने फ्रंट एंड भी बना लिया, आपने बैक एंड भी बना लिया, आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है मेरी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे फ्रॉम यूजर इंटरफेस में इनपुट भी ले रही हूँ और मैं आउटपुट भी शो कर रही हूँ, ये सब काम हो गया मेरा। सही, ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्या किया मैंने यहाँ पे? जी क्लियर है। ठीक है। अब आपने ये काम किया है कहाँ पे, लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट का मतलब है ये काम कहाँ पर है, आपके लोकल पर है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप इसको करना चाहते हो कि नहीं भाई मैं इसको एज अ पब्लिक बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपके सामने ये कोड किया है, ये कोड आप भी यूज करो और मैं भी यूज करूँ। सही है, मैं ये चाहती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमें फेसबुक यूज करना होता है, तो फेसबुक क्या लोकल होस्ट की कमांड पे यूज होता है या लोकल होस्ट के यूआरएल पे यूज होता है? नहीं, फेसबुक का अपना एक यूआरएल है जिसपे हम क्लिक करते हैं और वहां से हमारे पास सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारे लोकल का रिस्पॉन्स है, हमें तो लोकल नहीं चाहिए, हमें तो सर्वर वाली चीज चाहिए। सही है, तो उस सर्वर वाली चीज के ऊपर हम काम करते हैं डिप्लॉयमेंट का। जब भी डिप्लॉयमेंट की बात हो, समझ जाओ कि आप लोकल से उठा के उसको एक सर्वर पे लेकर जाना चाह रहे हो, जिस सर्वर पे कोई भी पब्लिकली आके यूज कर सकता है उसको।
सही है। तो ये एक डिफरेंस होता है लोकल का और डिप्लॉयमेंट का। जब भी आप डिप्लॉयमेंट का वर्ड सुनो ना, द डिप्लॉयमेंट वर्ड इज कि आपने वो काम पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है। सही है। यस मैम, आप स्ट्रीमलाइट का वो कुछ बता रही थी क्या, कि हमने डिप्लॉय हम्म। करना होगा अब अगर अब, किसी, अब जैसे इतना से रेज्यूम में अगर ये चीजें हमने ऐड करनी हो। ठीक है। अब इतनी चीज अगर क्लियर हो गई तो ये डिप्लॉय का जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है ये भी क्लियर हो गया होगा आप सबको, राइट? अगर इतनी चीज क्लियर हुई है तो, वरना ये डिप्लॉय का जो एक बटन आ रहा है ये आपको नहीं समझ आएगा। यस और नो जल्दी कर दें मुझे। क्लियर है मैम, यस। ठीक है। अब जब मैं डिप्लॉय करूंगी मतलब कि अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अपनी पूरी की पूरी कोड को कहाँ पे लेकर जाना चाह रही हूँ, स्ट्रीमलेट पे लेकर जाना चाह रही हूँ। सही है। स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय पे क्लिक किया, उसने मुझे डिप्लॉय नाउ दे दिया। जैसे ही मैंने उसको डिप्लॉय नाउ किया, उसने मुझे क्या कह दिया देखो, हैज नॉट बी पुश्ड ऑन गिटहब। ओके। सो दैट्स मीन कि अगर स्ट्रीमलेट को कोई चीज डिप्लॉय करनी होती है तो वो आपके लोकल से कनेक्ट नहीं करता, वो कहता है भाई गिटहब पे कोड डालो, फिर मैं उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, उससे पहले मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता। सही है। तो जो कोलैब से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम वीएस कोड पे गए, वीएस कोड के बाद अब हम जाएंगे गिटहब पे, फिर गिटहब से हम डिप्लॉय करेंगे अपनी पूरी की पूरी क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन को। सही है। क्लियर है अब? आई होप ये प्रोसेस थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट यस है बट हो मैम, जाएगा। क्लियर है मैम। फारूक साहब आपको क्लियर हुआ? क्लियर है, यस, थैंक यू। ग्रेट। तो इतना काम आप कर लोगे या मैं करवाऊं? नहीं, इट्स ओके, ठीक है, कर इंशाल्लाह लेंगे। कर लेंगे मैम। कर लेंगे, ठीक कर है। तो लेंगे एक और काम मैं डिप्लॉय कर भी कर लूंगी, लेंगे। मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगी आप सबके लिए। आप सब अपने पास इसको ले लीजिएगा और उसके बाद इसको डिप्लॉय करने की कोशिश कीजिएगा। अगर डिप्लॉय ना हो तो मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं एक सेशन रख दूंगी जिसके अंदर हम जल्दी से डिप्लॉयमेंट को देखेंगे। सही है। मैं ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगी पूरा कोड। ठीक है मैम। वैसे मैम ये स्ट्रीम लाइट से मेरे ख्याल से मुझे लग रही थी रहेगा, जैसे मैंने फ्लास्क में भी काम किए थे, कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे तो फ्लास्क से करते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट में मसला आता है। आप सिर्फ लोकल ही रख सकते हो। नहीं, फ्लास्क को पता है कहाँ पे डिप्लॉय करना होता है? फ्लास्क को डिप्लॉय करने के लिए आप जीसीपी सर्वर यूज करते हो, मतलब गूगल क्लाउड सर्वर यूज करते हो, आप हम्म। एडब्ल्यूएस यूज करते हो, आप अज्योर यूज करते हो। और वो बहुत ज्यादा एक तरीके से वो डेवऑप्स का काम हो जाता है, वो एक बिगनर का काम नहीं रहता, या वो कह लो कि वो एआई इंजीनियर का काम नहीं रहता, फिर वहां पे डेवऑप्स इंक्लूड हो जाती है। सही है, यहाँ तक जी, सबको ऐसे क्लियर है? उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा। जी बिल्कुल महफूज, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आ जाती है, हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। ओके। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो सब सवाल कर ले। दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड। ये आपका फाइनल चीज है। स्टार्ट आपने कोलैब से किया था, एक सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, और अब आपके पास एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन है जिसको आप रन कर सकते हो, जिसको आप शो कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो की अगर बात आती है तो अगर ये आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू गाइस। डन। किसी को कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कर ले। मैम आपने बोला था आप रैक बेस्ड अप्रोच के फायदे बताएंगी। अच्छा, रैक बेस्ड अप्रोच पता है क्या होती है? रैक बेस्ड, अच्छा मैं इसलिए नहीं बताना चाह रही थी कि क्योंकि रैक बेस्ड बताऊंगी ना तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। मैं फिर से बता देती हूँ चलो। जैसे कि इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। इसी एग्जांपल में हमने क्या किया था, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेती हूँ। इस एग्जांपल में हमने क्या किया था कि हमने, हमारे पास जो टेक्स्ट था वो इतना सा था, राइट? और हमारे पास जो फाइल आ रही है वो सिंगल फाइल आ रही है। अब लेट सपोज हमारे पास फाइल हो जाती है बड़ी, मतलब हमारे पास 150 पेजेस की कोई रेज्यूमे आ रही है, पता नहीं कौन ही होगा जिसकी 150 पेजेस की होगी, बट लेट्स अज्यूम दैट देयर इज समवन जिसकी रेज्यूमे 150 पेजेस की है। अब 150 पेजेस की रेज्यूमे आ गई। अब वो रेज्यूमे अगर मैं यहाँ पे पास करूंगी ना इस एलएलएम को, तो इसने मुझे टोकन का एरर दे देना है कि भाई इतने टोकन नहीं है मेरे पास कि मैं 150 रेज्यूमे के टेक्स्ट को ना अपने पास रख सकूं। वहां पे हमारे पास रैग अप्रोच आती है। रैग अप्रोच का मतलब क्या होता है? रैग अप्रोच कहती है कि भाई ठीक है, आप मुझे डेटा दो, मैं उस डेटा को वही चीज स्प्लिट और चंक कर दूंगा। चंक करने के बाद मैं उसको किसी डेटाबेस में सेव कर दूंगा। जो डेटाबेस जेएनएआई में यूज होता है वो वेक्टर डेटाबेस होता है। मैं उस वेक्टर डेटाबेस में उसको सेव कर दूंगा। मतलब अब जो आपकी फाइल है वो कन्वर्ट हो गई है एक वेक्टर्स में, और वो सेव है कहाँ पे? डेटाबेस में। ठीक है।
अब लेट सपोज मेरे पास उस फाइल के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, मतलब एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, पब्लिकेशंस हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। बट मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उस एप्लीकेंट को चेक करूँ कि क्या उसका एक्सपीरियंस जो जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सपीरियंस लिखा हुआ है उससे इक्विवेलेंट है या नहीं है। मैं सिर्फ ये चेक करवाना चाह रही हूँ। तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट आता है रिट्रीव का, कि भाई मैं पर्टिकुलर चीज जो एक्सपीरियंस वाली चीज है वो वाली चीज को चेक करवाना चाहती हूँ रेज्यूमे में। तो अब क्या होगा, रैक क्या करेगा, जो आपने डेटाबेस के अंदर अपनी रेज्यूमे का पूरा डेटा सेव किया हुआ है वो उस डेटाबेस में जाएगा और वेक्टर सर्च करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का वेक्टर होगा। वो उसको सर्च करेगा, उस वेक्टर को लेकर आएगा और उस ही वेक्टर को पास करेगा आपके एलएलएम में। तो जो अब आपकी 150 पेजेस की जो रेज्यूमे थी वो अब कन्वर्ट हो गई है आपके 2-3 पेजेस के अंदर। तो वो 2-3 पेजेस तो वो एक्सेस कर सकता है ना, तो वो 2-3 पेजेस को एक्सेस कर देगा, मतलब रिट्रीव करेगा आपके डेटा को, पहले 2-3 पेजेस को रिट्रीव करेगा, फिर एलएलएम को पास करेगा और उस एलएलएम से रिस्पॉन्स आएगा और वो आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है कि सेव एंड रिट्रीव वाली जो एक कह लो कि फिलोसफी कह लो, या मैं मुझे इसको प्रॉपर वर्ड नहीं समझ आ रहा अभी मैं क्या बोलूं। तो ये जो सेव और रिट्रीव वाली जो गेम है ये वो रैग परफॉर्म कर रहा होता है। बट उसके अंदर हेलुसिनेशन का बहुत इशू होता है, हद से ज्यादा रैग के अंदर, एलएलएम्स के अंदर होता है। तो वो हेलुसिनेशन का इशू, सॉरी, एलएलएम्स के अंदर हेलुसिनेशन का इशू होता है, जो कि रैग्स उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई वही बात कि मैंने आपको बोला कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसने मुझे बोला कि भाई जाओ सुसाइड कर लो। तो वो हेलुसिनेशन होती है कि भाई नो, यू कैन नॉट से दैट, यू हैव टू बी ऑन पॉइंट। क्लियर है सबको? यस। अच्छा मैम, एक और चीज, ये जो आप वेक्टर्स बोल रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जब हम किसी भी टेक्स्ट की एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं तो दोज आर वेक्टर्स, क्योंकि या वो वेक्टर नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट? या तो या अगर हम अपने वेक्टर्स को बैकएंड पे सेव ना करा रहे हो और हम्म हम उसी में, लाइक जो मैंने वेक्टर जनरेट किए मैं उसी के वेटेज के थ्रू रैंकिंग जनरेट कर रही हूँ रेज्यूमेस की, इज हम्म इट स्टिल अ रैंक बेस्ड अप्रोच? या इट इज स्टिल अ रैग बेस्ड अप्रोच, बट अगर आप वेक्टर्स को सेव, आपके सेव ना करवाने का रीजन क्या है? पता नहीं, लेकिन मैं अभी तक वहां तक पहुंची नहीं थी, क्योंकि हम बेसिकली एपीआई यूज कर रहे हैं पार्स कराने के लिए। फिर जो पार्स डेटा हमारे पास आ रहा है उसके मैं वहीं पे वेक्टर्स जनरेट कर रही हूँ यूजिंग द फाइन ट्यून्ड मॉडल, और फिर मतलब सेव कराने की जरूरत नहीं पड़ रही। फाइन ट्यून क्यों कर रहे हो? रेज्यूमे के ऊपर तो पूरा का पूरा चैट जीपीटी होगा, तो फाइन ट्यूनिंग की भी नीड नहीं है वैसे तो, मेरे हिसाब से। अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसा डेटा ना निकाल रहे हो जिसके ऊपर वो ट्रेन ही नहीं हो। यस, बट लेकिन वो रिक्वायरमेंट थी अच्छा, एफ रिक्वायरमेंट थी वाई इस पी वजह की। से। चलो हाँ, रिक्वायरमेंट में तो बहुत कुछ करना पड़ता है फिर। या दैट इज एक्चुअली अ रैग बेस्ड अप्रोच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, सब किसी का कोई सवाल तो नहीं है, ताकि मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं और फिर उसके बाद हम एंड कर दें। किसी को कोई मसला? आई गेस नो। ओके। पहली चीज, आप लोगों को इस वर्कशॉप के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है। बट सर्टिफिकेट्स मैं नहीं दे सकती बिकॉज आई डोंट नो कि, ओके फाइन, मेरे पास अभी 18 स्टूडेंट्स हैं, बट आई वाज सीइंग के भाई 25 भी हो रहे थे, 20 भी हो रहे थे। तो मैं आपको सर्टिफिकेट्स ऐसे नहीं दे सकती। आप लोगों ने क्या करना होगा, अपना फीडबैक लिखना होगा विद योर नेम, कि भाई आपका ये नेम है और वो फीडबैक आप मुझे शो करोगे, या आप ग्रुप पे लिख दो या लिंक्डइन पे लिख दो या कहीं पे भी लिख दो। वो फीडबैक जब आप मुझे शो करोगे तो मैं उसी के नेम का फिर सर्टिफिकेट बना के आपके ईमेल्स के ऊपर फॉरवर्ड कर दूंगी। सही है। तो इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप फीडबैक दोगे तो सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएंगे आप सबको, ताकि मुझे नेम पता चल जाए कि भाई आप लोगों ने ली है वर्कशॉप, तो आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। सेकेंड चीज इज कि हम लोगों का ये है कि एलएलएम वर्कशॉप मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ कि हर मंथ हमारी एक होगी वर्कशॉप, और वो इसी से रिलेटेड होगी। लाइक हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे अपने आइडियाज भी दे सकते हो कि ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि हम उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करें। तो ये दो चीजें। और तीसरी चीज ये थी कि ऑब्वियसली
एलएलएम के बाद हमारे पास एक कोर्स अनाउंस होगा और प्रोग्राम अनाउंस होगा जो कि जेन एआई का होगा, जो कि बेसिक होगा बिल्कुल। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, सो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स ऑल्सो। तो वो अनाउंसमेंट आपके ग्रुप पे आ जाएगी, तो यू बी एक्टिव ऑन दैट ग्रुप। इसके अलावा ऑलरेडी हमारा प्री रिक्विजिट का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि ग्रुप पे मैं रोज शेयर कर रही होती हूँ। तो यू कैन ज्वाइन इफ यू थिंक ये भाई बेसिक नहीं आती एआई की, तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। फीडबैक आपको देना है ग्रुप पे दे दो या लिंक्डइन पे दे दो, इट्स टोटली अप टू यू। कहीं पे भी फीडबैक दो, बस मुझे पता चलना चाहिए कि फीडबैक दिया है। सही है, चाहे फेसबुक के पेज पे जाके दे दो, लिंक्डइन के पेज पे जाके दो, कहीं पे भी दो, बस मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ फीडबैक आया है इस बंदे के नाम का। सही है, किसी को कोई सवाल तो नहीं है?